हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को पानी भिजवा देना यार। नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बच्चों? आज का दिनांक है, आपकी चैट्स नहीं चल रही है यार। आज का डेट है 3 सितंबर 2024। आपकी चैट्स क्यों नहीं चल रही? आपकी चैट्स फ्रीज हो गई है। एक बारी हम इसको चेक करा लेते हैं, बट आई एम श्योर आपको ऑडियो वीडियो आ रही होगी बेटा क्लियर। ठीक है, तो आज है बेटा लेक्चर नंबर 4 ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। यार वो नहीं चल रहे। आज है लेक्चर नंबर 4 ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और आज हमें पढ़ना है बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन, एंड आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। समय मिलेगा तो हम टाइप्स ऑफ मसल फाइबर भी पढ़ेंगे। एंड बेटा यस, चल गया चैट। लेकिन सबसे पहले बेटा एक बारी क्विकली रिवाइज करते हैं। कल हमने बेटा आई थिंक हमने कल कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था? हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस। गिफ्ट दो भाई, गिफ्ट तो दो। क्या टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे कहाँ है तुम्हारा? गिफ्ट कहाँ है? हैप्पी टीचर्स डे तो चलो थैंक यू इन एडवांस, क्योंकि तुम्हारी क्लास तो होगी नहीं टीचर्स डे वाले दिन। फिर तुम क्या ही मुझे विश करोगे? जिनकी क्लास होगी उनको टीचर्स डे विश करोगे। तुम तो वैसे भी सपोले हो, है ना, थाली के बैंगन नहीं। तो हमने कल मायोफिलामेंट्स के स्ट्रक्चर पढ़ा था ना बेटा। आई थिंक हमने वन मोटर यूनिट या मोटर यूनिट किसे कहते हैं, मोटर एंड प्लेट किसे कहते हैं, वो सारी चीजें भी पढ़ी थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आप लोग थोड़ी सी समझदारी से जीवन में काम लें। थोड़ी सी समझदारी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी समझदारी से काम ले, और तुम्हारे इस छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करके तुम बेटा एक बड़े से मेडिकल कॉलेज में चले जाओ। ठीक है, ये आप लोगों के लिए मेरी कामना है। और मैं तो ये कहूंगी कि चाहे आप मेडिकल कॉलेज में जाओ, चाहे आप किसी भी कॉलेज में जाओ, आप खुशी खुशी जाओ और बहुत अच्छी मेहनत करो और जीवन में बहुत अच्छा करो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो चाहे वो कोई और कॉलेज हो। ठीक है ना, और हमेशा मेहनत करते रहो और बहुत अच्छा, बहुत सारे बेटा पैसे कमाओ। ठीक है, हाँ चलो वापस आए, अब टॉपिक पे आए। हाँ टीचर, देखो टीचर्स डे, शर्म नहीं आती है? बिल्कुल शर्म नहीं आती है। अभी टीचर्स डे है, अभी तुम लोग क्या, तुम चिल्ड्रंस डे क्या कर रहे हो? अभी चिल्ड्रंस डे, अपना हर चीज में अपने आप को घुसाना होता है। अभी टीचर्स डे है, तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई? अरे चिल्ड्रंस डे का गिफ्ट बताओ मैम, अभी क्या आने वाला है टीचर्स डे? तुम अभी से बैलेंस करने में लगे हो। जो आप हमें दोगी चिल्ड्रंस डे पे मैम, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि टीचर्स डे पे आपको क्या देना है हमें। हाँ चलो, अभी हम पहले तो बेटा क्विकली रिवाइज करते हैं जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा है बच्चों? कल की क्लास में हमने पढ़ा था मायोफिलामेंट्स के बारे में, कि थिक मायोफिलामेंट्स होते हैं और थिन मायोफिलामेंट्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ थिन मायोफिलामेंट्स कैसे बने होते हैं। और ना बेटा कल जो हमने वो पढ़े थे ना, क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट, उसका ना एक डायग्राम मैं आपको बनवाना चाहती हूँ। तभी हम आज ना स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। मुझे लग रहा है मैंने तुम्हें डायग्राम शायद ना बनवाया हो। एक बारी मैं चेक कर लूं कि कल की क्लास में बेटा मुझे थोड़ा याद दिलाओगे क्या हमने डायग्राम बनाया था? मुझे लग रहा है कल हमने डायग्राम नहीं बनाया, मैं एक बारी चेक कर लेती हूँ। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्लेन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमने मोटर यूनिट का तो डायग्राम बनाया है, पर हमने ना जंक्शन का डायग्राम नहीं बनाया। तो मैं थोड़ा सा ना जंक्शन का डायग्राम, नहीं हमने ना मोटर एंड प्लेट का डायग्राम बनाया। मोटर एंड प्लेट का तो डायग्राम बनाया, पर मेरे को जंक्शन का एक डायग्राम बनवाना है। तो जंक्शन का एक डायग्राम बनाना इसलिए जरूरी है ताकि आज का टॉपिक आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है ना? यस, ठीक है ना? चलिए जी, इसी बात के साथ में बेटा शुरुआत करते हैं। यस एवरीवन, शुरुआत करते हैं बेटा। एक बारी क्विक रिवीजन करते हैं पिछली क्लास का। थिन मायोफिलामेंट बने होते हैं बेटा तीन चीजों के। एक होता है उसमें एक्टिन, एक होता है उसमें ट्रोपोनिन, और एक होता है उसमें ट्रोपोमायोसिन। ये तीनों मिलके बनाते हैं थिन मायोफिलामेंट को, और थिन मायोफिलामेंट को बेटा एक्टिन फिलामेंट भी बोला जाता है।
आपने देखा था एक होता है जी एक्टिन जिसे बोलते हैं ग्लोब्यूलर एक्टिन, और ग्लोब्यूलर एक्टिन क्या करता है बेटा, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में पॉलीमराइज कर जाता है, और जब ये पॉलीमराइज कर जाता है तो बनता है बेटा इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है फिलामेंटस एक्टिन। सारे बच्चे बेटा अच्छी तरीके से रिवाइज करो कल के टॉपिक को। ऐसे दो फिलामेंटस बेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हेलिकली एक दूसरे से बाउंड होते हैं, हेलिकली रैप्ड होते हैं, इन्हें बोला जाता है फिलामेंटस एक्टिन। और इस एक्टिन के ऊपर बेटा आपको पता है कि मायोसिन की बाइंडिंग साइट्स होती है। मैंने आपसे कहा था अगर एक्टिन है तो उसके ऊपर मायोसिन की बाइंडिंग साइट्स है, और अगर मायोसिन है तो उसके ऊपर बेटा एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स है ना। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा सारे बच्चों को, टीचर्स डे आपने मुझे विश किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगी कि इसका गिफ्ट होगा आपका सिलेक्शन, और जिस दिन आप सिलेक्ट होके आएंगे तो आप ये बोलेंगे भैया नॉर्मल पानी चाहिए, नॉर्मल, ठंडा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ठंडे में हल्का गर्म मिक्स कर देना, ठीक है ना। आप टीचर्स डे की विशेष खत्म हो गई हो तो आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो जिस दिन आप सिलेक्ट होके आएंगे उस दिन बोलिएगा कि समाप्ति मैम से पढ़े थे हम, वही हमारा गिफ्ट है, ठीक है ना, हम बहुत कुछ सीखे थे क्लास में, ठीक है जी। और मिलिए ना मिलिए पर सीखिए जरूर, ठीक है ना। चलिए हाँ, फिर तो चाय पार्टी भी करेंगे ना, तब चाय पार्टी की बात होगी। देखो सारे बच्चे जो मिलने आते हैं सबके साथ चाय पार्टी की जाती है। हाँ चलिए जी बेटा धीरे बोलना है, धीरे। हाँ तो हमने बोला कि एक्टिन के ऊपर मायोसिन की साइट्स होती है और मायोसिन के ऊपर बेटा एक्टिन की साइट्स होती हैं, है ना। तो जब हम ऐसे दो फिलामेंटस एक्टिन को देखते हैं, दिस इज द एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन, ये किसकी प्रेजेंस में बनता है, मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में बनता है ना। फिर बेटा इसी के साथ साथ में थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दिस फिलामेंटस एक्टिन आपके पास एक धागे जैसा ऐसा सा ये भी एक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोला जाता है ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन होती है जो दो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ योर फिलामेंटस एक्टिन। और फिर होती है बेटा एक ट्राइमेरिक प्रोटीन जिसे बोला जाता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन कुछ इस प्रकार का है, इसमें 3 सब यूनिट्स होती है। तो अगर आप देखो ना, तो जैसे कि मैंने आपको अपने बालों से समझाया था कि यार ये है आपकी क्या, ये है आपकी ट्रोपोमायोसिन, और ये ट्रोपोमायोसिन इस तरीके से 2 हैं मेरे पास, तो मैं तो एक ही दिखा रही हूं। इस तरीके से थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एक्टिन बेटा ये रैप्ड होती हैं, और ना ये अगर मैंने इसको ऐसे खुला छोड़ दिया तो ये खुल जाएंगी ना ऐसे, तो इनको जगह जगह से ना इनकी जगह पर पकड़ के रखा है। जैसे आप कपड़े सुखाते हो तो क्लिप लगाते हो, तो वैसे ही इनके ऊपर क्लिप जैसा एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है जगह जगह पर। उस स्ट्रक्चर को आपने क्या बोला था बेटा, उस स्ट्रक्चर को आपने बोला था ट्रोपोनिन, क्योंकि ट्रोपोनिन के बेटा 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है उसका ट्रोपोनिन टी, वही ट्रोपोनिन टी उसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा होता है। एक होता है ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन आई का मतलब होता है बेटा, ट्रोपोनिन आई का मतलब होता है इनहिबिटरी ट्रोपोनिन। ये वो पार्ट है एक्चुअल में जो एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन की एक्टिव साइट्स है उसको ब्लॉक किया हुआ है, एक्चुअल में वो ट्रोपोनिन आई होता है। और एक होता है बेटा जिसे बोला जाता है ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी बेटा वो कंपोनेंट है जिससे कैल्शियम आके बाइंड करेगा, ताकि कैल्शियम जब अवेलेबल हो वो उससे बाइंड करे। उससे बाइंड होने से क्या होता है, कैल्शियम जैसे ही बेटा टीपीसी के साथ में बाइंड करता था तो ट्रोपोनिन में ना चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस, ये शब्द हम आज लिखेंगे। ट्रोपोनिन में बदलाव आता है क्योंकि उससे आके कैल्शियम जुड़ गया है। इस बदलाव का आना बहुत जरूरी है क्योंकि जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है तो इसी प्रकार से कैल्शियम आके ट्रोपोनिन के सी कंपोनेंट से बेटा बाइंड करता है, जिससे पूरा ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन हट जाते हैं एक्टिन की एक्टिव साइट से। बस वो एक्टिन के एक्टिव साइट से हटते हैं, वो कुछ हटके बेटा अलग जगह नहीं चले जाते। मंटू बेटा बिल्कुल सही, वो सिर्फ उस जो उसके ऊपर बैठे हुए थे ना, उसको मास्क किया हुआ था ना उन्होंने, बस उस मास्किंग को हटा देते हैं, कहीं और नहीं चले जाते, ठीक है ना। ये आपने बेटा थिन मायोफिलामेंट के बारे में पढ़ा। आपने देखा थिक मायोफिलामेंट जो होती है, जो मायोसिन फिलामेंट कहलाती है, जो किसकी बनी हुई होती है बेटा, मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन इज अ मोनोमर ऑफ मायोसिन। मायोसिन पूरा फिलामेंट जो है उसे मायोसिन फिलामेंट बोलते हैं। तो मीरोमायोसिन एक टैडपोल जैसा दिखता था, और मीरोमायोसिन के स्ट्रक्चर को जब आपने ध्यान से देखा था तो ऐसा दिख रहा था मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर, देखो ऐसा दिख रहा था मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर। इसमें होता है एक हेड, इसे ग्लोब्यूलर हेड भी बोलते हैं, हेड या ग्लोब्यूलर हेड। एक होता है बेटा इसका एक छोटा सा आर्म, शॉर्ट आर्म,
हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के बोला जाता है बेटा क्रॉस आर्म, इसे बोला जाता है क्रॉस आर्म। और ये वाला पार्ट होता है बेटा इसका टेल। आप मीरोमायोसिन को ना बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है मीरोमायोसिन का जिसे बोला जाता है हेवी मीरोमायोसिन, और एक मीरोमायोसिन का पार्ट होता है जिसे बोला जाता है लाइट मीरोमायोसिन। हेवी को हेवी क्यों बोलते हैं, लाइट को लाइट क्यों बोलते हैं? हेवी का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है बच्चे, और लाइट का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। जिसका हेवी होता है उसे हेवी मीरोमायोसिन बोलते हो, जिसका हल्का होता है बेटा उसे लाइट मीरोमायोसिन बोलते हो। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। हेड और शॉर्ट आर्म यानी कि क्रॉस आर्म जो होता है ना वो तुम्हारे हेवी मीरोमायोसिन को बनाता है, और जो बेटा आपका टेल पार्ट है वो तुम्हारे लाइट मीरोमायोसिन को बनाता है ना। और हेड की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। हेड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या थी बेटा? हेड में होता है सबसे पहले आपने देखा इसके पास होती है एटीपी बाइंडिंग साइट्स, इसके पास होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। ये एक्टिन से भी बाइंड कर सकता है, ये एटीपी से भी बाइंड कर सकता है। दोनों चीजें जरूरी होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आप आज की क्लास में पढ़ोगे सिर्फ मसल्स को एटीपी की सिर्फ जरूरत नहीं है, बल्कि उसे एटीपी को तोड़ना भी है, एनर्जी बनानी है। एनर्जी तभी आएगी जब बेटा एटीपी टूटेगा, एटीपी का हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा। जब बेटा एटीपी टूटेगी तभी एनर्जी मिलेगी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो आपका हेड जो होता है वो एंजाइम की तरह भी काम करता है। इट हैज एटीपीएज एक्टिविटी, उसके पास एक एंजाइम के जैसे काम करने की भी क्षमता है। वो एंजाइम ही है उसका जो हेड है। एटीपीएज एक्टिविटी होती है, जैसे ही एटीपी उससे बाइंड करता है तो एटीपी टूट जाती है। आपको बाहर से किसी एंजाइम की बेटा कोई जरूरत नहीं है। तो इसका जो हेड होता है एटीपी से बाइंड भी कर सकता है, एटीपी को तोड़ भी सकता है, और एक्टिन से भी बाइंड कर सकता है। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा। इसके अलावा बेटा हमने क्या पढ़ा? इसके अलावा हमने पढ़ा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है, और ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की मदद से हम मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझ पाते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमने नहीं की थी, हमने सिर्फ बेसिक्स पढ़ने की कोशिश की थी कि यार देखो मैम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन आएगी एक न्यूरॉन की मदद से मसल के पास, और वो न्यूरॉन जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल के पास इंफॉर्मेशन को लेके आती है बेटा, वो न्यूरॉन होती है एक मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ब्रिंग्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल फाइबर। मोटर न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन लेके आती है तो वो मसल फाइबर के साथ में जंक्शन बनाती है, जिस जंक्शन को बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर बोला जाता है मोटर एंड प्लेट। मैं आज इसका थोड़ा सा ना एक डायग्राम बना के आपको बताऊंगी, क्योंकि ना कुछ कुछ शब्द हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे। अगर ये जो टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूं ये एक्चुअल में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगला चैप्टर न्यूरल वाला ही तो है ना, तो उसमें भी आपको ये चीज पढ़नी है। तो आप यहाँ पे आधा अधूरा अगर पढ़ोगे तो एकदम से वहां पे आपके ऊपर बम गिरेगा, फिर आप कहोगे कि मैम आपने जंक्शन में तो ये चीज बताई ही नहीं थी। तो कुछ चीजें यहाँ पे बेटा हो सकता है डिटेल में इस चैप्टर में अभी नहीं दी है, पर वो सारी चीजें, वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो न्यूरल वाले चैप्टर में हैं, आपको पढ़नी है। तो यहीं से बेटा बेसिक्स को क्लियर करते हुए चलो, आधा इधर पढ़ेंगे आधा उधर पढ़ेंगे, नहीं मैम उधर ही पढ़ाना, ऐसे नहीं होगा बेटा। कंटिन्यूएशन वाला टॉपिक है और ये आपको साथ ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको कुछ बेसिक्स को समझाऊंगी। इसके अलावा बेटा मैंने आपसे ये भी कहा था ना कि एक जो न्यूरॉन होती है वो सिर्फ एक मसल फाइबर को इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। एक जो न्यूरॉन है मैम वो मल्टीपल मसल फाइबर्स को इंफॉर्मेशन दे सकती है। उसके पास इतने सारे बेटा साइनेप्टिक नॉब्स हैं। तो एक न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन जितने मसल फाइबर के साथ में जंक्शन बना रही है, आप ऐसे भी बना सकते हैं और कल जैसे आपने डायग्राम बनाया था वैसे भी बना सकते हैं। एक न्यूरॉन जितने भी मसल फाइबर को इनर्वेट करती है, जितनों के साथ जंक्शन बनाती है, उसे बोला जाता है वन मोटर यूनिट। एक न्यूरॉन along with all the muscle fiber that it communicates with, they together form one motor unit. Done and done? Yes everybody, एक थम्स अप दे दीजिए, फिर एक थम्स अप दे दीजिए। वन मोटर यूनिट या सिंगल मोटर यूनिट, इट्स द सेम थिंग। ठीक है भाई। मच्छर है, मच्छर, पता है मच्छरों को मारना ही पड़ता है बेटा, क्या करें। एक बारी बेटा हम क्या करते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का ना एक ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग, ठीक है ना, ड्राइंग करते हैं। इसकी एक हेडिंग डालेंगे क्या, एनएमजे।
आप ऑलरेडी इसके बारे में लिख तो चुके हैं कि एनएमजे का मतलब होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो एक मसल फाइबर और एक न्यूरॉन के बीच की जंक्शन है। बट अगर डायग्रामेटिकली इसे देखना चाहो तो इसे डायग्राम से कैसे बनाओगे, जैसे मैं एक न्यूरॉन के एंड को बना रही हूं, ये मैं एक न्यूरॉन के एंड में जो साइनेप्टिक नॉब होता है ना, मैं उसे बना रही हूं। आप ऐसे बनाते हैं ना बेटा बहुत सारे, तो मैं एक साइनेप्टिक नॉब को दिखा रही हूं, एक साइनेप्टिक नॉब, और जिस मसल फाइबर के साथ में वो जंक्शन बना रहा है उस मसल फाइबर को जरा दिखाती हूं। तो यहां पे समझ लो ऐसे, यहां पे समझ लो ऐसे कि ये वाली वो मसल फाइबर है। आपने बोला था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो मसल फाइबर होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में न्यूरॉन जो होता है वो जंक्शन बनाता है। ये क्या है बेटा, ये मसल फाइबर है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मसल फाइबर, दिस इज अ मसल फाइबर, है ना। और ये मसल फाइबर की ना बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। ये तो आप सबको पता है, सार्कोलेमा के साथ में ही तो बेटा क्या बनता है? जंक्शन बनता है। अब बेटा ये एक साइनैप्स बन रहा है, ठीक है ना। अब समझना, हाँ ऑलरेडी डन है विमलेश बेटा। मैं आपको ना इसकी थोड़ी और बेसिक बातें बता रही हूं ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो, आगे ये काम में भी आने वाले। ये बिल्कुल नोट करना है, 100% नोट करना है। नहीं नहीं ये वाली चीज नहीं हुई है यार सपोलो, ये नहीं हुआ है, ये कुछ नया बता रही हूं। सुनो सुनो, जब आप इस न्यूरॉन को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इस न्यूरॉन के एंड में बेटा यहाँ क्या होते हैं, ये हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में नर्वस टिश्यू जब पढ़ा था तो हमने बनाया था, इसमें होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, वेसिकल्स के होते हैं अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये क्या है? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। याद आ रहा है? यस। अभी देखो, साइनैप्स को बनाने के लिए या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विच इज अ जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन, ये कौन सी न्यूरॉन है? मोटर न्यूरॉन। क्यों है ये मोटर न्यूरॉन? क्योंकि भाई ये सिग्नल को लेके आ रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को लेके आ रही है आपके मसल फाइबर के पास, इसीलिए ये एक मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन की ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, जहां से जो ये वाली मेम्ब्रेन है जो एक्चुअल में आपकी मसल फाइबर के साथ में जंक्शन बनाएगी, ये वाली जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है ना, जो मैं हाईलाइट कर रही हूं, इसे क्या बोला जाता है बेटा? इस मेम्ब्रेन का नाम होता है, इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है बच्चों प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्री साइनेप्टिक। बेटा साइनेप्टिक वर्ड साइनैप्स से आया है। साइनैप्स वर्ड तो आपने बचपन वाली कोविड के टाइम पे जब आपने स्कूल नहीं किया था बेटा तब भी आपने सुना होगा। साइनैप्स में आप बोलते हो ना दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होता है साइनैप्स। यहां पे भी आप जंक्शन ही बना रहे हो, हाँ दो न्यूरॉन के बीच में नहीं बना रहे हो, एक मसल और एक न्यूरॉन के बीच में बना रहे हो। एनएमजे क्या होता है उसके लिए कृपया करके कल की क्लास करें। चेतना बेटा आपने बिल्कुल भी अपनी चेतना का इस्तेमाल नहीं किया है कल पढ़ाई करते वक्त में, आत्मा से नहीं पढ़ाई किया आपने, एक्टिव रह के नहीं पढ़ाई की आपने। एनएमजे इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कल इसको कर चुके हैं, फिर मूर्खों वाली बात करते हो यार आप लोग। ऐसे पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है कि एक क्लास अटेंड करी और कल की क्लास नहीं करी, फिर परसों की करेंगे, तरसों की नहीं करेंगे, नए बैच का वेट करेंगे। ऐसे पढ़ाई करने से बेटा फिर तुम किसी बैच से नहीं पढ़ सकते, ये मेरी बात मान लो। आज एक क्लास करते हैं, फिर परसों एक क्लास करेंगे, फिर 20 दिन के बाद करेंगे, ऐसे नहीं होता है ना। गलत गंदी बात है बेटा, गलत बात है। ये मैंने एक मेम्ब्रेन का नाम लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो सार्कोलेमा है ना बेटा, ये एक्चुअल में कहलाती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये क्या कहलाती है बेटा? ये कहलाती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाली है ना बेटा सेल, उसकी मेम्ब्रेन को आप बोलते हो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो जहां से इंफॉर्मेशन आ रही होगी ना उसकी मेम्ब्रेन को आप बोलते हो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है वो प्री साइनेप्टिक, जहां इंफॉर्मेशन जाएगी वो पोस्ट साइनेप्टिक। और दोनों के बीच में बेटा आपको गैप दिख रहा है ना, ये दोनों ऐसे चिपकी नहीं हुई है, ये दोनों ऐसे चिपकी नहीं हुई है बेटा, दोनों के बीच में स्पेस होता है। दे ऑल्सो नीड स्पेस। ओके जी, ये जो स्पेस होता है दोनों के बीच में यहां से लेके यहां तक, इस स्पेस को बोला जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं इसे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब है ये जो गैप आपको दिख रहा है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट का मतलब क्या होता है? ये जो गैप आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच में। बोलो कोई दुखदर्द समस्या? किसी को कोई दुखदर्द समस्या?
और यही तीनों ने मिलके क्या बनाया बेटा, ऑल दीज थ्री एक्चुअली मेक्स योर NMJ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इन तीनों ने मिलके क्या बनाया बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। समझे कि नहीं? यस बताइए बेटा। पहले तो ये देखिए कि यहां पे किसी को कोई कष्ट हो रहा है। अब मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगी, तो कृपया करके सवालों का सही जवाब दें, वरना तो बेटा फिर आपने क्या ही समझा अगर गलत आंसर देंगे तो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, इस तरीके का डायग्राम अभी हमें वापस से बनाना है। अब बेटा ये न्यूरॉन, आप मुझे एक एक करके आंसर दीजिए। ये मैंने क्या बोला, ये न्यूरॉन के अंदर ये केमिकल्स भरे हुए हैं ना, इन केमिकल्स को अपन ने क्या बोला, न्यूरोट्रांसमीटर्स। मसल में जो न्यूरोट्रांसमीटर काम करती है ना बेटा, उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है एसिटाइलकोलिन। मसल में जो न्यूरोट्रांसमीटर काम करेगी ना, वो एसिटाइलकोलिन होती है, कोई और नहीं होती है। इसीलिए मैं इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम यहीं पे लिख दे रही हूं, क्योंकि और कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होंगी। वैसे तो दुनिया भर की न्यूरोट्रांसमीटर एग्जिस्ट करती है बॉडी में, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, फलाना ढिमकाना तिमकाना, लेकिन मसल के केस में जो न्यूरोट्रांसमीटर काम करती है वो एसिटाइलकोलिन होती है बेटा। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि ये कम्युनिकेट कैसे करती है। जैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, चिटिया रहे हैं, कमेंट्स में लिख रहे हैं, ये कैसे कम्युनिकेट करती है, ये इस न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से कम्युनिकेट करती है, इस एसिटाइलकोलिन की मदद से कम्युनिकेट करती है। ये एसिटाइलकोलिन को रिलीज करती हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हो बेटा कि ये एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स कहां होंगे? कोई मुझे ये बताएगा? मैंने आपको आधी बात तो बता ही दी है, मोर देन 50% बात बता दी है। मैंने कहा न्यूरॉन को मसल से बात करनी है, तो ए मसल सुनती हो, तो ये ऐसे तो नहीं करेगी ना बेटा, ये मसल सुनती हो, कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ भाई, मैं इंफॉर्मेशन लेके आई हूं, ऐसे तो नहीं करेगी। मसल के पास इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी? मुझे ये बताओ, न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स कहां होंगे? मुझे एग्जैक्टली ये पूछना था। आप जितने बच्चे मसल फाइबर लिख रहे हैं वो भी करेक्ट लिख रहे हैं, जितने बच्चे सार्कोलेमा लिख रहे हैं वो भी करेक्ट लिख रहे हैं, और जितने बच्चे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन लिख रहे हैं वो भी करेक्ट लिख रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जैसे अभी मैं आपको पूछना चाहूं तो आप मुझे बोलेंगे कि मैम यहां प्रेजेंट होते हैं, यहां पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ऑफकोर्स पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन सार्कोलेमा ही तो है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आपकी सार्कोलेमा है जो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन होती है। तो रिसेप्टर्स जो होते हैं उसी के पास होंगे ना, जो आगे जिसमें आपको इंफॉर्मेशन पास करना है। इंफॉर्मेशन कहां पास करनी है आपको? इस मसल को देनी है इंफॉर्मेशन। तो इसकी जो ये मेम्ब्रेन है ना, यही जिसको आप पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, इसी में बेटा इस तरीके से रिसेप्टर्स होते हैं, जिन रिसेप्टर्स को बोला जाता है एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स। इन्हें क्या बोलते हैं? एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स। क्या समझे? कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं? किसी को कोई दुखदर्द समस्या? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, इसके रिसेप्टर्स मसल में ही तो होंगे ना बेटा, मसल फाइबर के अंदर, मसल फाइबर में, अंदर नहीं, मसल फाइबर में, यानी कि बेटा सार्कोलेमा पे। और सार्कोलेमा क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में होंगे। ठीक है ना? डन 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 डन, एक थम्स अप दे दो। अब हम बेटा पूरा मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं कि न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कैसे आएगी और कैसे फिर बेटा मसल्स में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का कॉन्सेप्ट होता है। डन 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 एवरीवन? हाँ, और बना लिया है बेटा सारे बच्चों ने? सारे बच्चों ने बना लिया है? अब बेटा देखो, अब न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आ रही है। थम्स अप, वेरी गुड। इसी से कंटिन्यू करना है बेटा। हम एक लाइन में एक पॉइंट लिखना चाह रहे हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट कैसे होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड, कैसे इनिशिएट होता है? जब एक मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आती है। इनिशिएटेड व्हेन अ मोटर न्यूरॉन, व्हेन अ मोटर न्यूरॉन
when a motor neuron brings the information from central nervous system to muscle fiber, from CNS to muscle fiber. इनिशिएशन कैसे हुई? जब इंफॉर्मेशन आएगी ना, इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है मैम? इंफॉर्मेशन आ रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। लेके कौन आ रहा है मैम? हमारी मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेके आ रही है। किसके पास लेके आ रही है? मसल फाइबर के पास लेके आ रही है। ठीक है ना? यस हर्षलता पढ़ाई कर ले, स्पैमिंग कम कर। ठीक है, देखो अब यस अब ये एक मोटर न्यूरॉन है बेटा। मैं ना क्या कर रही हूं, डायग्राम की मदद से आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी और फिर बेटा हम उन पॉइंट, अगर जगह नहीं बचेगी तो हम नेक्स्ट पेज में उसको एक सिंपल फ्लो चार्ट में लिखेंगे। तो डायग्राम बनाएंगे, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाओ, आधा पेज आधे पेज में बनाओ, ठीक है ना? और फिर हम इससे रिलेटेड पॉइंट्स को लिखेंगे। और पेंसिल से बनाना, क्योंकि बेटा मैं तो कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिटा के बना सकती हूँ, आप नहीं कर पाएंगे, तो आप पेंसिल से डायग्राम को बनाइए। ठीक है ना? अब ये वही चीज है जो अभी हमने बनाई थी, साइनेप्टिक नॉब। और इसके अंदर क्या है मैम? ये इसके अंदर है ये सारे साइनेप्टिक वेसिकल्स मैम, ये सारे साइनेप्टिक वेसिकल्स है। और इन वेसिकल्स के अंदर क्या है मैम? इन वेसिकल्स के अंदर वही है मैम, केमिकल्स, एसिटाइल कोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर। ये एक मोटर न्यूरॉन है मैम। नीचे ना बेटा मैं मसल फाइबर को बनाने जा रही हूँ, और मैं मसल फाइबर के सिर्फ ना एक साइड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना रही हूँ, ऐसे करके नहीं बना रही हूँ मसल फाइबर को, सिर्फ ऊपर की मेम्ब्रेन को दिखा रही हूँ। ठीक है, सिर्फ ऊपर की मेम्ब्रेन को दिखा रही हूँ। मैंने आपको मसल फाइबर पढ़ाते वक्त कहा था कि मसल फाइबर की मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड होती है। हालांकि ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट अभी इसका रोल आएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे बता भी दे रही हूँ। ये मैंने मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना रखा है, जिसे सार्कोलेमा बोलते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो अभी अभी हमने पढ़ा। और ये गैप है बेटा जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हुई कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है जब मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेके आती है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है बेटा, मजा आएगा, है ना? एक मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लेके आ रही है मसल फाइबर के पास। फिर हो क्या रहा है? मैं इस तरीके से एरो लगा रही हूं कि भैया इस तरीके से ना भाई, न्यूरॉन में आप देखते हो ना सेल बॉडी होती है, फिर सेल बॉडी के बाद बेटा क्या होती है, ऐसे आप बनाते हैं ना एक न्यूरॉन को कि ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन रिसीव करती है, सेल बॉडी में वो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, फिर एक्सॉन में पूरी इंफॉर्मेशन एक्सॉन तक ट्रैवल करते करते एक्सॉन के टर्मिनल तक आती है। ऐसा ही पढ़ते हो कि नहीं? इसकी डिटेल्ड कहानी तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी पढ़नी है, पर ये तो बहुत ही छोटी सी एक बात है कि एक एक्सॉन जो होती है बेटा, उस एक्सॉन की पूरी मेम्ब्रेन में इंफॉर्मेशन जो होती है, जो न्यूरॉन में होती है, वो एक्सॉन के एंड तक ट्रैवल करते करते आती है, जब तक कि वो एक्सॉन टर्मिनल तक ना पहुंच जाए, जब तक कि वो साइनेप्टिक नॉब्स तक ना पहुंच जाए। ऐसा ही होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है कि नहीं? नर्व एंडिंग तक तुम्हें पहुंचाना होता है इंफॉर्मेशन को कि नहीं? एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचाना होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है बेटा। हम इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करा के एकदम एक्सॉन के एंड तक लेके आ रहे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन आगे हो सकता है किसी और न्यूरॉन के पास चली जाती, हो सकता है वो इंफॉर्मेशन मसल के पास चली जाती, हो सकता है वो इंफॉर्मेशन किसी और ऑर्गन के पास जा रही होती। डिपेंड करता कि वो न्यूरॉन किससे जंक्शन बना रही है। यहाँ पे जंक्शन किसके साथ बना रही है? यहाँ जंक्शन मसल के साथ बना रही है, तो इंफॉर्मेशन किसको देगी? यहाँ पे इंफॉर्मेशन मसल फाइबर को देगी, है ना? तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 1 पॉइंट, तो हम ना पॉइंट वाइज लिखते जाते हैं। नंबर 1 पॉइंट ग्रीन कलर से कर रही हूं ताकि ना आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहे। इंफॉर्मेशन रीचेस, इंफॉर्मेशन किस चीज की है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। रीचेस दी एक्सॉन टर्मिनल, इंफॉर्मेशन रीचेस दी एक्सॉन टर्मिनल। जैसे इंफॉर्मेशन एक्सॉन टर्मिनल तक जाती है, यस, जैसे ही इंफॉर्मेशन एक्सॉन टर्मिनल, हर्षलता बेटा तेरा नाम मैं दूसरी बार पढ़ रही हूं, अब देख, अब तू कमेंट मत करना, पढ़ाई कर बेटा।
अगर तेरे को सार्कोलेमा नहीं पता है तो तूने पहले की क्लासेस नहीं अटेंड करी है बेटा, पहले की क्लास अटेंड कर। यहाँ पे जो तू इतने लंबे लंबे सेंटेंस लिख के टाइम वेस्ट कर रही है, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा ना बेटा। जाओ और पहले की क्लास अटेंड करो, है ना। नहीं, ये सब कमेंट बाजी नहीं, पढ़ने वाला बच्चा अपना राह देख के पढ़ाई करता है। अब बेटा जी क्या करना है हमें, जैसी इंफॉर्मेशन एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचती है ना बेटा, ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे कुछ चैनल्स बना रही हूं मैं, गेट्स बना रही हूं। जैसे आपके दरवाजे होते हैं घर पे, आपका मन है तो दरवाजे आपके घर में दरवाजे खुल भी सकते हैं, बंद भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कोई आया है या नहीं आया है ना। जैसे कोई आता है, आप मेहमान, आप दरवाजा खोलते हैं और उसकी एंट्री कराते हैं। वैसे ही बेटा यहाँ पर ना मैंने एक चैनल्स बना रखे हैं जिन्हें बोला जाता है कैल्शियम के चैनल्स। ये मैंने आपको बनाए हुए, देख पा रहे हो कहाँ बनाए हुए हैं कैल्शियम के चैनल्स को, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में बनाए हुए हैं। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में मैंने कैल्शियम के चैनल्स को बनाया हुआ है। मैंने क्या बोला बेटा, इंफॉर्मेशन आई आपके एक्सॉन टर्मिनल तक। जैसे ही एंड तक इंफॉर्मेशन आती है ना, एकदम से कैल्शियम चैनल्स को सिग्नल मिलता है कि भैया अब मेरे दरवाजे खुल जाने चाहिए। अभी तक इसके ना दरवाजे ऐसे क्लोज्ड होते हैं, इसके ऊपर दरवाजे होते हैं, मान लो कि इनके दरवाजे क्लोज्ड थे अभी तक। जैसे ही इंफॉर्मेशन बेटा एक्सॉन टर्मिनल तक आती है ना, तो कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और बाहर से बेटा कैल्शियम की एंट्री आपके साइनेप्टिक नॉब के अंदर होने लगती है। क्या होने लग गया बेटा, यहां से कैल्शियम की एंट्री। कैल्शियम चैनल से तो कैल्शियम की एंट्री होगी, कैल्शियम चैनल से तो कैल्शियम की एंट्री होगी, ठीक है ना। तो मैं नंबर 2 स्टेप क्या लिखूंगी बेटा जी, यहां पर नंबर 2 स्टेप में मैं क्या लिखूंगी, जैसे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करके आई एक्सॉन टर्मिनल तक, दिस causes opening of calcium channels. This causes opening of calcium channel on presynaptic membrane and entry of calcium occurs. बेटा आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ये सेम चीज आपको पढ़नी है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है ना। यहां पे कैल्शियम चैनल्स के बारे में बताया नहीं हुआ है, पर आप आधा अधूरा ज्ञान लेके मत जाइए, फिर वहां पे आप एकदम से बोलेंगे मैम वहां तो आपने नहीं बोला था ये वाला पॉइंट, अब आप इसमें ये ऐड कर रहे हो। तो यहीं से क्लियर जो राइट चीज है वो पढ़ के जाओ, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है आगे। ये थोड़ा टेढ़ा बना है ना, इसको थोड़ा सीधा करते हैं। समझ में आ गई बेटा बात। अगला स्टेप क्या होगा, ये कैल्शियम की क्या जरूरत थी मैम, ये जो कैल्शियम होता है ना बेटा, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो कम्युनिकेशन तो तभी होगी जब न्यूरोट्रांसमीटर अपना कमाल करेगा। जब न्यूरोट्रांसमीटर अपना कमाल करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर कमाल करने का क्या मतलब है, न्यूरोट्रांसमीटर जब तक अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा तब तक वो मसल के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकता। यानी कि तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम न्यूरोट्रांसमीटर को बेटा, इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है ना, इसको बाहर रिलीज कर दो। जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे ना बेटा, तब तक तुम्हारा काम हो ही नहीं सकता। तो तुम क्या करोगे, इस कैल्शियम की मदद से, ये जो कैल्शियम अंदर आए ना बेटा, ये इस साइनेप्टिक वेसिकल्स को कहेंगे, एरो को फॉलो करो। तो ये मच्छर, इस एरो को फॉलो करो बेटा, एरो को। ये कैल्शियम आयंस आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स को सिग्नल देते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स को सिग्नल देते हैं कि भैया रिलीज हो जाओ। अब तुम्हारे अंदर जो केमिकल भरे हुए हैं उन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने का टाइम आया है, इन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने का टाइम आया है। समझे मेरी बात, यस और नो। एक तो बेटा ये चलता नहीं है, एक सेकंड रुकना। ये कैल्शियम आयंस ने सिग्नल दिया बेटा, समझ में आ रही है बेटा बात, यस। एक तो ये चल नहीं रहा है, पानी एक भिजवा दो और एसी थोड़ा सा बढ़ा दो, बहुत थोड़ा गर्म हो गया है। समझे, यस।
तो मैं थर्ड स्टेप पता है क्या लिखूंगी बेटा, मैं थर्ड स्टेप क्या लिखूंगी, मैं ऐसे एरो डाल के लिखती हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये तीसरा स्टेप कहां पे हुआ। तो थर्ड स्टेप में मैं लिखूंगी दिस कैल्शियम, अब मैं आपको समझाती हूं ये वाला स्टेप। दिस कैल्शियम सिग्नल्स दी, दिस कैल्शियम सिग्नल्स दी synaptic vesicle, signals the synaptic vesicles to fuse with presynaptic membrane, to fuse with presynaptic membrane and cause exocytosis of acetylcholine in the synaptic cleft, इन दी साइनेप्टिक लेफ्ट। ये थ्योरी लिखने की बेटा जरूरत है क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो कि स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। यस, जैसे मैंने लिखा है कि ये कैल्शियम जो होता है ये साइनेप्टिक वेसिकल्स को सिग्नल देता है। क्या सिग्नल देता है कि तुम फ्यूज हो जाओ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, और क्या करो बेटा, एक्सोसाइटोसिस। ये आप पढ़ते हैं ये वाला टर्म, क्या सुना है आप लोगों ने ये वाला टर्म पहले कभी? ये तो बॉटनी में भी काफी बार यूज होता है ना। एक्सोसाइटोसिस का क्या अर्थ होता है बेटा? सेल वॉमिट कर रहा है, ऐसे समझो कि सेल वॉमिट कर रहा है। सेल के अंदर जितना सामान भरा है उस सामान को अब रिलीज करने का टाइम आ गया है। तो ये जो कंटेंट होता है ना बेटा वेसिकल्स के अंदर जो प्रेजेंट है, ये क्या करता है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज विद पोस्ट बोल रही हूं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा और फ्यूज करने के बाद अपने अंदर का सारा कंटेंट बाहर निकाल देगा। सेल वॉमिट करना बेसिकली है ना। जब आप एक्सोसाइटोसिस वर्ड यूज करते हैं, एक्सो का मतलब आउटसाइड, साइटोसिस मतलब सेल के बाहर निकल गया सारा जो सेल के अंदर सामान था, साइटो मतलब सेल, एक्सो मतलब आउटसाइड। सेल ने बेसिकली बेटा वॉमिट कर दिया, बेसिकली बेटा सेल ने वॉमिट कर दिया। मैंने इस मच्छर को बेटा मार गिराया, नहीं तो नहीं ये मच्छर अभी थोड़ी देर में ना मेरे अंदर ही घुस जाता बेटा, जिस हिसाब से ये मेरे आसपास मंडरा रहा था, है ना। सेल वॉमिटिंग, समझ गए? यस एवरीबॉडी, सेल वॉमिटिंग, एक्सोसाइटोसिस, क्लियर है यहां तक बेटा? अब क्या होगा, अब क्या होगा बेटा? अब आपके न्यूरोट्रांसमीटर, अब आप मुझे बताओ, एक दो स्टेप तो आप भी बता सकते हो कि क्या होने वाला है। अरे भाई कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया। एक दो स्टेप तो आप भी मुझे बता सकते हो ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर आगे क्या करेंगे। अब देखो न्यूरॉन में तो जितना कार्यक्रम होना था वो तो हो चुका है, ठीक है ना। न्यूरॉन में तो जितना कार्यक्रम होना था वो तो हो चुका है। न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आएगी, न्यूरॉन से कैसे न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर रिलीज करोगे, ये तो सारी कहानी हो चुकी है। अब कहानी बेटा है अधूरी तुम्हारी मसल फाइबर की। बिल्कुल, अब मसल फाइबर को सिग्नल देना है। तो मसल फाइबर को सिग्नल देना है तो अब होना क्या चाहिए, मसल फाइबर के पास सिग्नल आएगा कैसे? जब आप इसके न्यूरोट्रांसमीटर से इसको बाइंड कराएंगे, है ना। या अरे भाई ये क्या हुआ, हाँ, जब आपके न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तभी ना बेटा आगे का सिलसिला कंटिन्यू होगा। ये रिसेप्टर से समझो, है ना, ये रिसेप्टर से समझो। तो अगला जो काम होने वाला है बेटा, बाइंडिंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर विद द रिसेप्टर। अगला जो काम होने वाला है दैट इज बाइंडिंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर विद इट्स रिसेप्टर। ये क्या हो रहा था, यस और नो, यस और नो, वेरी गुड। इस पॉइंट को लिखें, इस पॉइंट को हम इस साइड लिखते हैं। दिस इज द नंबर 5 पॉइंट, सॉरी नंबर 4 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट क्या है, बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन
बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन विद इट्स रिसेप्टर। अब बेटा जिन बच्चों ने देखो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन नहीं पढ़ा है, अब उनको तो मौत आएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि आपको सारे टॉपिक्स कंटिन्यूएशन में इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आपको आगे के टॉपिक्स आसान लगे। पर अगर आपने पिछले के टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं फिर आपको इस वाले पॉइंट में दिक्कत आएगी जो मैं आगे बताने जा रही हूं, और जो बच्चा पढ़ के आया है उसको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में जब बेटा पढ़ाया था एक बहुत बेहतरीन एक टॉपिक कार्डियक साइकिल, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, मसल्स रेस्ट स्टेज पर, मसल्स एक्साइटेड स्टेज पर, मैंने बताया था आपको। हाँ याद है? मैंने कहा था जब आपकी मसल फाइबर्स रेस्ट कर रही होती है, और ये मैंने तुम्हें तुम्हारे एग्जाम्पल से भी समझाया था। मैंने कहा था आप मसल्स को भी एक्साइटेबल सेल्स बोलते हैं ना, आपकी मसल्स भी एक्साइटेबल है, आपकी कार्डियक मसल फाइबर्स भी तो एक्साइटेबल थी, वो ऑटो एक्साइटेबल थी बट एक्साइटेबल तो थी ना। एक्साइटेबल का मतलब मैम ने क्या समझाया था, किसी को याद आ रहा है? मैं वापस से रिवाइज करा रही हूं, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो याद आ रहा होगा, और जो मैं याद कराऊंगी तो आपको याद आ जाना चाहिए। मैंने कहा था जितनी भी मसल फाइबर्स को आप एक्साइटेबल बोलते हैं ना बेटा, जितनी भी सेल्स को आप एक्साइटेबल बोलते हैं, यूजुअली जब वो रेस्टिंग स्टेट पर होती है, जब वो रेस्ट कर रही होती है, तो उनमें अगर आप चार्ज देखोगे तो वो अंदर से नेगेटिवली चार्ज होती है और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज होती है। अंदर से नेगेटिवली चार्ज होती है, बाहर से पॉजिटिवली चार्ज होती है, और ऐसी स्टेट को बोला जाता है एक पोलराइज्ड स्टेट। रेस्ट पर है, ये एक पोलराइज्ड स्टेट है। अंदर से नेगेटिव है सेल, बाहर से पॉजिटिव। ये मैंने सेल ही तो बनाई हुई है ना, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है ना, मैंने पूरा सेल नहीं बनाया। पूरा सेल बनाते तो ऐसे बनता, मैंने ये नीचे वाली मेम्ब्रेन नहीं दिखाई है, बट ये तो मसल फाइबर ही बनाया हुआ ना बेटा मैंने। ये मसल फाइबर के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, ये मसल फाइबर के अंदर बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, है ना। और मैंने कहा था कि यूजुअली ये सेल्स अंदर से नेगेटिवली चार्ज और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज होती है। इसे एक पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं, रेस्ट पर है। और ये एक्साइटेबल है क्योंकि जैसे ही इनको सिग्नल मिलता है ना बेटा, तो इसके वक्त और जज्बात बदल जाते हैं। किसी भी इंसान को आप बोलते हो कि यार ये ना बहुत जल्दी, मैं इसको बहुत छेड़ता हूं क्योंकि ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बुरा मान जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको कोई भी स्टिमुलस देते हो तो उसके प्रति रिस्पॉन्स शो करता है। जो ये मसल फाइबर है ना बेटा, ये भी रिस्पॉन्स शो करती है। जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है इनके पास, अभी ये जो न्यूरोट्रांसमीटर से इसके जो रिसेप्टर्स बाइंड किए ना बेटा, ये एक तरीके का स्टिमुलस था इस मसल फाइबर के लिए। तो इसकी भी मेम्ब्रेन के वक्त और जज्बात बदल जाते हैं। ये रेस्ट से क्या हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि इसके पास अब वो सिग्नल आ चुका है जो न्यूरॉन लेके आ रहा था। क्या ये पॉइंट सबको बेटा याद आ रहे हैं जो मैम ने बताया था कि पहले तो ये रेस्ट पर था ना। रेस्ट का मतलब है पोलराइज्ड स्टेट, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। इस कहानी को तो डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये बेसिक्स बेटा पता होने चाहिए, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट रटते रह जाओगे, है ना। तो ये जो अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव, ये रेस्ट पर थी। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर गई ना, तो मैं एक काम करती हूं, एक डायग्राम और बना के तुम्हें दिखाती हूं कि ये जो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है अब ये कैसी दिखेगी। और तुम्हारे, ताकि तुम्हें बेटा ऐसा ना लगे ये क्या बनाया हुआ है, क्योंकि तुम तो हो ही भोंदू राम, है ना। ये मसल फाइबर की नीचे वाली मेम्ब्रेन मैंने यहां नहीं बनाई थी, यहां बना दी है। अब देखो ये मेम्ब्रेन क्या होने लगेगी, अंदर से पॉजिटिव और बाहर से नेगेटिव। मेम्ब्रेन के वक्त और जज्बात और हालात बदल गए, क्योंकि मेम्ब्रेन के पास सिग्नल आ चुका है, कॉन्ट्रैक्शंस का सिग्नल। मैं इस पॉइंट को लिख भी दे रही हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिल्कुल ही बेटा डब्बा खाली करके आए हैं। नंबर 5th पॉइंट, as a result the sarcolemma यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, it gets depolarized, मतलब इनसाइड पॉजिटिव
फ्रॉम पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट से क्या हो गई? डीपोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब क्या था? इनसाइड नेगेटिव। उन बच्चों को भी अब समझ में आएगा कि क्या बोला मैंने। यस, जब मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव थी ना बेटा, तो वो पोलराइज स्टेट में थी, और जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर आके रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो मेम्ब्रेन के चार्ज बिल्कुल बदल गए बेटा, रिवर्स हो गए, उल्टे हो गए, वक्त जज्बात बदल गए। कैसे बदले? क्योंकि ये एक्साइटेबल सेल्स है। मैं इसकी पूरी मैकेनिज्म तो आपको पढ़ाऊंगी, अभी मैं मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रही हूं, अभी मैं सिर्फ आपको वो इंफॉर्मेशन दे रही हूं, अभी मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही हूं। यस यस, थैंक यू बेटा प्रिया, सारे बच्चों को, है ना। मैम मेरा न्यू एडमिशन है, मैं क्या करूं? महीन बेटा देखो, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स तो आपको समझ में वैसे आ जाएंगे अगर आप नए भी हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है बेटा जो पुराने चैप्टर्स से एसोसिएटेड होती है, उसके लिए फिर आपको बेटा पुराना भी पढ़ना पड़ सकता है। थोड़ा बहुत तो हम रिलेट कर देते हैं, पर थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ना यार, है ना। यस एवरीवन, क्या ये बात आपको समझ में आई? कोई दुखदर समस्या तो नहीं? अब बेटा सारी कहानी मसल में होगी। अब मसल्स को ध्यान से सुनना। अब मैं इसके फ्लो चार्ट को अगले पेज पे कंटिन्यू करूंगी। अब मैं आपको पहले तो ये भी बता देती हूं कि ये टी ट्यूब्यूल्स है, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट अभी यहां पे मैं आपको समझाऊंगी। ये क्या थी? फोल्ड्स ऑफ सार्कोलेमा। इसका यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट रोल है। और यहां बेटा अंदर क्या थी? यहां अंदर आपकी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, इस तरीके से। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम स्टोर्ड होता है। अब मैं इस फ्लो चार्ट को नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू कर रही हूं। हाँ, मैं साइड हो जा रही हूं, आप इसे नोट करो, मैं साइड हो गई हूं, लेकिन अब आप अगला पॉइंट जो है अब आप बताओ। ये फिफ्थ पॉइंट हुआ ना बेटा, कि फिफ्थ पॉइंट में आपकी मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई। बेटा वैसे डीपोलराइज होने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि मसल फाइबर्स एक्साइटेड हो गई, मसल फाइबर्स एक्साइटेड हो गई, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ एक्शन पोटेंशियल। बेटा देखो, मैं बार बार कह रही हूं, इनकी पूरी डेफिनेशंस और डिटेल्ड कहानी तो हम न्यूरल में पढ़ेंगे, पर ये वाले बेसिक्स तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो मैंने आज आपको फिर से बताया। एक्शन जनरेट हुआ ना यार, आपने किसी को छेड़ा तो उसने जो रिस्पॉन्स शो किया वो उसने एक्शन शो किया ना। या तो वो गुस्सा हो जाएगा, या तो वो खूब हंसेगा, तो वो उसने एक्शन शो किया ना, वो एक्साइटेड हो गया। किसी बंदे को आप स्टिमुलस दे रहे हो, जैसे आपने मसल्स को स्टिमुलस दिया, तो मसल्स एक्साइटेड हो गई। मसल्स में ये जो चार्ज चेंज हुआ ना, इसी को एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, यानी कि वो एक्साइटेड हो गई, उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। ठीक है ना। जैसे किसी इंसान को छेड़ा तो वो बेटा खुश हो गया या बहुत गुस्सा हो गया, है ना, तो वो जो उसने रिस्पॉन्स शो किया ना बेटा, वो उसका एक्शन पोटेंशियल है, वो उसका एक्शन पोटेंशियल है। तो आपकी मसल्स भी एक्साइटेड हो गई, लेकिन मसल्स में जो ये एक्साइटमेंट हुई है, ये जो मसल्स में चार्ज बदला है, मसल्स जो एक्साइटेड हुई है, मसल्स में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, इसे थ्रू आउट द मसल फाइबर बेटा आपको स्प्रेड करना है। और इसे स्प्रेड करने के लिए ये टी ट्यूब्यूल्स काम में आती है। जैसे आपकी बेटा घर में अगर कलेश होता है तो बुआ जाके सारी कहानी बेटा गा देती हैं अपनी माताश्री के पास, है ना। पड़ोस वाली जो आंटी होती हैं, तुम बेटा किसी के साथ दिख जाओ तुम बस मोहल्ले में, कल को बेटा तुम्हारे ठीक एकदम सही जगह पे इंफॉर्मेशन पहुंचती है तुम्हारे पेरेंट्स के पास। वैसे मोहल्ले के आंटियों को लोगों ने ऐसे ही बदनाम कर रखा है, अंकल लोग भी कम नहीं होते बेटा। और मैं बताऊं ऐसी बदनाम क्या होता है, और औरतें चुगलियां करती है और फलाना। भाई मैं तुम्हें बता रही हूं, आदमी लोग ऐसी चुगलियां करते हैं बेटा, और इतनी गॉसिप करते हैं, फालतू में लड़कियों को बदनाम किया है, बस वो लड़कियों को बदनाम किया हुआ है। आज सही में मैं आपको बताऊं, लड़के कोई कम गॉसिप खोर नहीं होते भाई। हाँ, अंकल लोग भी कम नहीं होते भाई, अपने में उनकी भी बड़ी गॉसिप्स होती हैं। बट एनीवे, अब देखो मेरे प्यारे सपोलो, समझना मेरी बातों को बेटा, है ना। तुम्हें बेटा इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल जैसे बुआ पूरे बेटा खानदान में तुम्हारी घर की बातों को जैसे फैलाएंगी ना, वैसे तुम्हें पूरे मसल फाइबर में पूरी इंफॉर्मेशन को फैलाना है, क्योंकि तुम्हें इंफॉर्मेशन देनी है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को।
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंफॉर्मेशन देनी है बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, तो उसका काम करती है ये टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स का वर्णन, टी ट्यूब्यूल्स का डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट आपको मैं एक छोटी सी बात बस ऐसे बता दे रही हूं कि ये जो टी ट्यूब्यूल्स होती हैं ये आपकी इंफॉर्मेशन को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचाती हैं, क्योंकि उसी से कनेक्टेड भी है, अंदर की तरफ फोल्डेड है ना बेटा, अंदर की तरफ फोल्डेड होती है ये मेम्ब्रेन। तो ये टी ट्यूब्यूल्स जैसे ही मेम्ब्रेन एक्साइटेड हो गई ना बेटा, तो ये एक्साइटेड होने के बाद बेटा इंफॉर्मेशन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी पहुंच जाती है। ठीक है, ये देखो कह रहा है, देखना एक लड़के ने क्या कहा है, हाँ हाँ करते तो हैं लेकिन अपने में करते हैं। तो अपने में ही तो करोगे ना बेटा, उसी को गॉसिप कहते हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ उसी को गॉसिप कहते हैं मूर्ख, उसी को गॉसिप कहते हैं अपने में। तो भाई जब चार लड़कियां भी आपस में बातें करती है तो उसको गॉसिप काहे कहते हो? वही सेम चीज कर रहे हो, कहते हैं हम तो अपने में करते हैं। अपने का क्या मतलब? चार लोगों में गाया मतलब वो चार लोग और चार लोगों गाते हैं भाई, फिर वो और चार लोगों गाते हैं। ठीक है ना, ऐसे प्रोग्रेशन होता है। बड़े आए नहीं तो हैं। चलो बेटा मैं इसको फिर नेक्स्ट पेज में लिखवाऊं, नंबर 6 पॉइंट। हाँ ठीक है ना, चलो लिखे। ये मैन वुमेन ना कभी सॉल्व नहीं हो सकता तुम्हारा भाई। तुम अभी पहले तो तुम बेटा ठीक से बड़े हो जाओ, ठीक है, ठीक से बड़े होने के बाद तुम्हारी ओपिनियन ली जाएगी, अभी तुम सिर्फ सुनो, ठीक है ना। चलो चलो बनो मत ज्यादा। चलो यहां लिखते हैं हम 6 पॉइंट, और कोई कंफ्यूजन होगी तो पूछना, ठीक है ना। 6 पॉइंट में हम लिखेंगे क्या, एक्शन पोटेंशियल जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो एक्चुअल में एक प्रकार की इंफॉर्मेशन जो आई है, is spread throughout the muscle fiber, is spread throughout the muscle fiber via T tubules and reaches SR। कहां पहुंचती है बेटा? SR के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है। आगे की कहानी तो अब तुम मुझे बता सकते हो बेटा, आगे की कहानी तो तुम मुझे बता सकते हो बेटा, ठीक है ना। क्या बोला बेटा मैंने कहा कि ये जो इंफॉर्मेशन थी ये पूरे बेटा मसल फाइबर में, थ्रू आउट द मसल फाइबर ये स्प्रेड हुई, और किसके मदद से स्प्रेड होती है बेटा? विद द हेल्प ऑफ टी ट्यूब्यूल्स। किसकी मदद से बेटा स्प्रेड होती है? टी ट्यूब्यूल्स की मदद से स्प्रेड होती है, और टी ट्यूब्यूल्स की मदद से ही ये इंफॉर्मेशन जाती है एसआर के पास, यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे क्या होगा? कैल्शियम रिलीज होगा कि नहीं? एसआर मतलब श्रेया पिटाई लगेगी। कल की क्लास में पढ़ा था ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ ये देखो 2-4 बच्चे और पूछ रहे हैं एसआर का क्या मतलब है, एसआर का क्या मतलब है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, स्टोर हाउस था कैल्शियम का। अब यहां से क्या होगा? एसआर यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीजेस कैल्शियम। बेटा कोई मुझे बताएगा कैल्शियम कहां रिलीज होगा? कोई मुझे बताएगा वेयर रिलीज कहां पे होगा? पहले मुझे ये बताओ। बाइंड कहां करेगा ये बाद की बात है, रिलीज कहां करेगा ये पहले मुझे बताओ। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम स्टोर था अब वो रिलीज होने का टाइम आ गया है, क्योंकि टी ट्यूब्यूल्स ने उसको इंफॉर्मेशन दे दिया है, टी ट्यूब्यूल्स ने उसको इंफॉर्मेशन दे दिया है। तो टी ट्यूब्यूल्स ने उसको इंफॉर्मेशन दे दिया है, मतलब अब उसके अंदर से कैल्शियम तो रिलीज होगा, बट कहां रिलीज होगा? वेरी गुड, क्योंकि यही आपके बेटा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। कहां रिलीज होगा कैल्शियम? अरे भाई
कैल्शियम कहाँ रिलीज होगा? इनटू दी सार्कोप्लाज्म, इनटू दी सार्कोप्लाज्म, जो आपके मसल फाइबर का साइटोप्लाज्म है वही तो रिलीज होगा ना बेटा जी। देखो ना यहाँ, इसको देखो ना, इस डायग्राम को एक बार देखो ना, यहाँ कैल्शियम स्टोर्ड है ना। जैसे ही इसको इंफॉर्मेशन मिलेगी तो क्या होगा, इसके अंदर जो कैल्शियम स्टोर था अब वो बाहर रिलीज होगा, कैल्शियम आयन बाहर रिलीज हो जाएंगे। बाहर क्या भरा हुआ है बेटा? बाहर साइटोप्लाज्म है, बाहर सार्कोप्लाज्म है, बाहर रिलीज होगा। और अगला स्टेप क्या होना चाहिए ये बताइए, अगला स्टेप क्या होना चाहिए ये बताइए। क्या यहीं पे बेटा पैरेलली आपके मसल फाइबर्स नहीं प्रेजेंट थे? थिक फिलामेंट, फिर यहीं पे थे बेटा आपके थिन फिलामेंट। बताइए हाँ या ना? हाँ जी सपोलो, ऐसे ही था। और फिर इस थिन फिलामेंट में आपके पास ट्रोपोनिन था, ट्रोपोनिन में टीपीसी था। बताइए जी, बताइए बताइए, घबराइए नहीं, बताइए। यस एवरीवन, इजी है, रिलेट कर पा रहे हो सारी चीजों को, सिंपल, ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो सारी चीजों को इनटू द सार्कोप्लाज्म। अब कैल्शियम बाइंड्स टू टीपीसी, ट्रोपोनिन का सी कंपोनेंट। अब जैसे ही टीपीसी से बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन्स स्ट्रक्चरल कॉन्फर्मेशन चेंजेस, मतलब उसमें थोड़ा बदलाव आता है तभी वो खिसकता है। स्ट्रक्चरल कॉन्फर्मेशन चेंजेस and entire troponin along with tropomyosin, an entire troponin with tropomyosin shifts away from the active site, shifts away from actin's active site, from actin's active site शिफ्ट हो जाएगा बेटा, क्योंकि अब कैल्शियम आ चुका है। और बेटा अब तो स्लाइडिंग होगी, अभी तक तो स्लाइडिंग हो ही नहीं सकती थी। जब तक आपका ट्रोपोनिन जो होता है वो अपने ट्रोपोमायोसिन के साथ में यहां से खिसके ना, यहां से शिफ्ट ना हो एक्टिन की एक्टिव साइट से, उसकी अनमास्किंग ना हो, तब तक बेटा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है। ये पूरी कहानी होनी चाहिए। मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एज अ रिजल्ट, वेरी गुड, अनमास्किंग ऑफ एक्टिन बाइंड एक्टिन्स एक्टिव साइट। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं इसको एक बारी क्विकली आपको रिवाइज भी कराती हूं। हुआ क्या अब तक? देखो इतना कार्यक्रम करना पड़ा ताकि एक्टिन के ऊपर की एक्टिव साइट्स को तुम एक्सपोज तो करो। तुम बिना उसको एक्सपोज किए, मैं साइड हो जाती हूं, तुम बिना उसको एक्सपोज किए बेटा मायोसिन से बाइंड ही नहीं करा सकते। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में थिन फिलामेंट स्लाइड करता है थिक फिलामेंट के ऊपर, लेकिन वो तब तक बेटा स्लाइड नहीं कर सकता, यस, तब तक स्लाइड नहीं कर सकता बेटा जब तक कि एक्टिन की एक्टिव साइट एक्सपोज्ड ना हो। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को एक बारी और आपको रिवाइज करा देती हूं, ठीक है, डन। नादिर बेटा इसकी जो एनिमेशन है वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के साथ की है, इसलिए इंडिविजुअली दिखाना कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है ना। रिवाइज कराऊं? हुआ क्या? आपके पास एक मोटर न्यूरॉन थी, मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आ रही थी बेटा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को कहां लेके आ रही थी? मसल फाइबर के पास। क्या बना रही थी बेटा वो? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एसी को थोड़ा बढ़ा देना, ठंडा हो गया, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेटा कैसे बना होता है अपनी अपनी नोटबुक में देखो, और जो नोट कर रहे हैं वो नोट कर लो। एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसे बनता है मैम? उसमें होती है एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन
और दोनों के बीच का एक गैप जिसे बोला जाता है साइनैप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, उसे बोला जाता है साइनैप्टिक क्लेफ्ट। अब क्या होगा, यहां जैसे ही एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आती है बेटा, जैसे एक न्यूरॉन से बेटा इंफॉर्मेशन आती है, कहां आती है, ये बाहर का फ्लूइड बेटा क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है ना, सेल के बाहर का फ्लूइड है ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। जो बच्चे पूछ रहे हैं ये कैल्शियम कहां से आ रहा है, इसके आसपास जो फ्लूइड होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में है बेटा कैल्शियम, ठीक है ना, ईसीएफ में है कैल्शियम। सेल के बाहर का स्पेस ईसीएफ होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल के अंदर का स्पेस होता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जैसे ही सिग्नल जो होता है बेटा न्यूरॉन के एंड में आया, आपके कैल्शियम चैनल्स जो आपके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में होते हैं ये ओपन हो जाते हैं। जब ये ओपन हो जाते हैं तो बेटा इसके थ्रू कैल्शियम अंदर आ जाता है। अब ये कैल्शियम इन साइनेप्टिक वेसिकल्स को, जो कि आपके साइनेप्टिक नॉब के अंदर है, उन वेसिकल्स को कहता है कि तुम अब अपना कंटेंट बाहर रिलीज कर दो, क्योंकि अब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये कैल्शियम आयंस हेल्प्स इन द फ्यूजन ऑफ द साइनेप्टिक वेसिकल्स with the presynaptic membrane. It helps in the fusion of the synaptic vesicles with the presynaptic membrane. Exocytosis of the synaptic vesicles. जैसे ही exocytosis होती है बेटा, आपकी एसिटाइल कोलिन बाहर रिलीज हो जाती है। इनके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आपके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। एसिटाइल कोलिन जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगी। जैसे ही मसल्स के ऊपर प्रेजेंट ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो मसल्स के वक्त और जज्बात बदलते हैं। वक्त जज्बात बदलने का क्या मतलब है मैम, यूजुअली जो मसल्स होती हैं वो अंदर से नेगेटिव हैं, बाहर से पॉजिटिव हैं। इसे एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है, इसे एक पोलराइज स्टेट कहा जाता है। लेकिन जैसे ही कोई भी प्रकार का स्टिमुलस इन सेल्स के पास आए, जैसे कि यहाँ पे स्टिमुलस ही तो आया ना बेटा, स्टिमुलस आया, न्यूरोट्रांसमीटर एक स्टिमुलस की तरह काम किया, तो इसके वक्त कैसे बदले, इसकी मेम्ब्रेन के चार्जेस रिवर्स हो गए, अंदर से पॉजिटिव बन गया, बाहर से नेगेटिव बन गया। यानी कि अब ये मसल्स एक्साइटेड हो चुकी है, जो काम हमें करना था वो काम आधा तो हो चुका है। मसल्स की मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो गई, इनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब ये एक्शन पोटेंशियल पूरे मसल फाइबर में थ्रू आउट द मसल फाइबर स्प्रेड हो जाएगा बेटा विद द हेल्प ऑफ द टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स की मदद से थ्रू आउट द मसल फाइबर आप इस एक्शन पोटेंशियल को स्प्रेड करते हो, क्योंकि इवेंचुअली आपको इसे कहां पहुंचाना है, एसआर के पास, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास इसीलिए पहुंचाना है क्योंकि अल्टीमेटली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होगा बेटा, कैल्शियम रिलीज होगा, उसके अंदर जो कैल्शियम स्टोर्ड है, और फिर ये कैल्शियम जाके अंदर ही मायोफिलामेंट्स है टीपीसी से बाइंड करेगा बेटा, और टीपीसी के साथ जैसे ही बाइंड करेगा ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन चेंज हुआ। द एंटायर ट्रोपोनिन along with tropomyosin it shifts away from the active site of the actin, actin की active site expose हो गई। अब होगी स्लाइडिंग। बेटा जल्दी से बनाइए दिल बनाइए बनाइए बेटा, दिल बनाइए, जल्दी से दिल बनाइए, ठीक है। हाँ, अब पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं और फिर हम आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे, पूरी स्लाइडिंग को पढ़ेंगे। जल्दी दिल बनाइए। यस एवरीवन। संदीप को नॉट क्लियर हुआ है। संदीप बेटा थोड़ा सा तो दिमाग भी चाहिए होता है ना कॉन्सेप्ट के साथ साथ में, वो कहाँ छोड़ के आया है बेटा। 50 बार रिवाइज कराने के बाद तेरे को समझ नहीं आया तो जंग लग चुकी है, इसको कृपया इस्तेमाल कर, ठीक है ना। ये ऐसे पॉइंट आउट करने की जगह ऐसे पॉइंट आउट किया करो कि 50 बार रिवीजन कराया, हमें क्यों नहीं आया समझ में, बाकी लोगों को क्यों आया। इसको लेके आना होता है साथ में पढ़ने के लिए बेटा, छोड़ के नहीं आना होता। दिया है ना, ईश्वर ने तो दिया है बेटा, इस्तेमाल कैसे करना है वो तो भाई सबके ऊपर है, अपने अपने ऊपर है। कल हमने बेटा ये वहीं पे दिया हुआ है जहां ना वो दिया हुआ है मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो कल हमने फर्स्ट 2-3 लाइन तो रीड कर ली थी और हमने ये मोटर न्यूरॉन, सार्कोलेमा, मोटर एंड प्लेट तक हमने रीड कर लिया था।
अब मैं आगे बेटा इसके आगे कंटिन्यू करती हूं, ठीक है ना। देखो, अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग द जंक्शन रिलीजेस द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन विच जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। ये जो 3 लाइन है ना, इन 3 लाइन में इतना गहरा मतलब है। और मैंने जैसे कि बोला, यहां पे भले ही कुछ पॉइंट्स मिस किए हुए हैं, बट ये सेम टॉपिक को बेटा न्यूरल में भी एक्सप्लेन किया है, और वहां फिर आपको बेटा कंफ्यूजिंग लगता है अगर आप यहाँ पे इनकम्प्लीट पढ़ते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ना, न्यूरल सिग्नल रीचेस द जंक्शन एंड रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, कैसे रिलीज किया ये आपने पढ़ा ना। जब सिग्नल आता है तो पहले तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के कैल्शियम चैनल्स खुलते हैं। आप कहेंगे प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, मैम ने तो सारा एक्स्ट्रा बता दिया, ये मूर्ख लोग कहते हैं बेटा। आपको मैं डांट नहीं रही हूं बेटा, समझा रही हूं। कुछ लोगों को सच में ऐसी डांट ही समझ में आती है, क्योंकि वो समझते ही नहीं है कि मैम ने जो बताया वो काम का है, इनकम्प्लीट नहीं पढ़ना है बेटा, नहीं पढ़ना है ना। तो ये सब कुछ है, सब कुछ है। एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ कैसे, पहले कैल्शियम आयंस अंदर जाते हैं। कैल्शियम आयंस आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स को कहते हैं कि तुम फ्यूज हो जाओ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, और फिर तुम अपने एसिटाइलकोलिन को रिलीज करो। जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है, अब बोला दिस स्प्रेड्स, देखो विच जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा कैसे जनरेट हुआ एक्शन पोटेंशियल, एसिटाइलकोलिन के रिलीज होने से कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, कोई मुझे बताओ। जब तक पढ़ोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। तो आपने पढ़ा कि वो पहले अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है जो सार्कोलेमा पे होती है, और जब वो रिसेप्टर से बाइंड करता है तो उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, और फिर वो एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड होती है, स्प्रेड थ्रू आउट द मसल फाइबर एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। कैसे रिलीज हुई सार्कोप्लाज्म में बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल मिलता है। आधी अधूरी बात करी है एनसीईआरटी ने, पर जब क्वेश्चन देते हैं तो पूरा क्वेश्चन देंगे बेटा, क्योंकि कंबाइंड पेपर आएगा ऑब्वियसली। तो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में रिलीज हुए, उसने जाके टीपीसी से अब बाइंड करना है। देखो, इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट, देयरबाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। सब यूनिट से बाइंड कर रहा है क्योंकि टीपीसी से जाके बाइंड करता है। टीपीसी से बाइंड करेगा तो एक्टिव साइट्स को एक्सपोज कर देगा जो मायोसिन के लिए बनी है। अब ये वाली कहानी अभी हमने पढ़ी नहीं है। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस, मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज एक्टिव साइट, ये भी हमने पढ़ा नहीं है, तो ये मैं अभी आपको पढ़ाती हूँ। हेडिंग डालेंगे क्या बेटा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, एंड लेट मी टेल यू एग्जैक्टली ऐसा ही डायग्राम बनाना है, एग्जैक्टली ऐसा ही डायग्राम बनाना है। एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, और इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स, जैसे इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम यहां लिखेंगे एरो में, इससे रिलेटेड पॉइंट हम यहां लिखेंगे एरो में, इससे रिलेटेड पॉइंट हम यहां लिखेंगे एरो में, इससे रिलेटेड पॉइंट हम यहां लिखेंगे एरो में, ठीक है ना। एग्जैक्टली ऐसा डायग्राम बनेगा। मैं तो कहती हूं आप लैंडस्केप में बनाओ, ताकि आपको ना लिखने की जगह एटलीस्ट मिल जाए। डन 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 डन। हेडिंग क्या डालोगे बेटा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। व्हाट इज द हेडिंग, हेडिंग इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब सारा कार्यक्रम हो चुका है, एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो चुकी है। अब हमें बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन करने में कोई दुखदर्द समस्या नहीं होगी। और हमेशा याद रखना है कौन स्लाइड करता है किसके ऊपर, हमेशा थिन फिलामेंट स्लाइड करती है थिक के ऊपर। ये बात हम पहले भी लिख चुके हैं, कभी भी थिक फिलामेंट स्लाइड नहीं करती है, ठीक है ना, हमेशा थिन फिलामेंट स्लाइड करती है। ओके जी, चलिए जी करते हैं, थोड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाए। ऐसा सा ड्राइंग भी बनानी है। ये बना रहे हैं हम थिन मायोफिलामेंट। हम इसको हेलिकल नहीं बनाएंगे, सीधा ही बनाएंगे, ताकि ना बेटा आपको समझने में आसानी हो। तो हम इसको हेलिक्स करके नहीं बना रहे हैं, हम इसको सीधा सीधा बना रहे हैं। ये मैंने क्या बनाया, थिन मायोफिलामेंट जो एक्टिन की बनी होती है। और यहां पे बेटा मैं क्या बना रही हूं, और बेटा यहां पे ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हें ये देखना जरूर कि मैंने मायोसिन और एक्टिन को जोड़ा हुआ है या नहीं जोड़ा हुआ। अपने मन से नहीं कर देना। जैसे कि मैंने यहां पे, जैसे मैं ये बना रही हूं, क्या ये दोनों जुड़े हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए। जब मैं इन दोनों को जोड़ा हुआ दिखाऊंगी ना तो ऐसे बनाऊंगी,
इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन जब हो रहा है। अभी मैंने इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन नहीं दिखाया है, जब मैं अलग बना रही हूं तो कृपया करके अलग बनाएं। इन दोनों के बीच में अटैचमेंट अभी नहीं है फर्स्ट डायग्राम में। फर्स्ट डायग्राम में इन दोनों के बीच में कोई अटैचमेंट नहीं है। अब ये फर्स्ट डायग्राम रिप्रेजेंट क्या कर रहा है बेटा, क्योंकि ये एक साइकिल है, वैसे तो आप कहीं से भी समझ सकते हैं, तो मैं पूरा साइकिल आपको समझा, जैसे कार्डियक साइकिल समझा था ना, वैसे टाइप का है। आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, आप इस डायग्राम से भी शुरू कर सकते हैं, आप इस डायग्राम से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही ध्यान देने वाली है कि इन दोनों को मैंने जोड़ा है या इन दोनों को मैंने नहीं जोड़ा। इसको मैंने क्या लेबल किया बेटा, एक्टिन फिलामेंट, और ये क्या है बेटा आपका मायोसिन फिलामेंट यानी थिक फिलामेंट। पहले स्टेप में मैंने ये दिखाया है कि मायोसिन के हेड पर आके कौन जुड़ा हुआ है बेटा, मायोसिन के हेड पर जाके एटीपी प्रेजेंट है। एक बारी देखो, पहले स्टेप में मैंने दिखाया है कि एटीपी द एनर्जी करेंसी, ये कहां पे प्रेजेंट है, कहां पे बाउंड दिख रही है तुम्हें, मायोसिन के हेड के ऊपर बाउंड दिख रही है। एसी मायोसिन के हेड के ऊपर बाउंड दिख रही है, राइट। याद रखिए एटीपी अगर मायोसिन के हेड से जुड़ा हुआ है, वो जो लाइन अभी लिखी हुई थी ना, नाउ एटीपी विल बी हाइड्रोलाइज्ड, ये जो अगली लाइन अभी हमने एनसीईआरटी की पढ़ी नहीं थी, मैं यहीं से तो शुरू कर रही हूं, यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ एटीपी फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस, ये मैं अभी आपको यहीं से तो पढ़ाऊंगी। अभी तक क्या हुआ है, अभी तक एक्टिन के एक्टिव साइट्स को आपने एक्सपोज किया है, क्योंकि न्यूरॉन से सिग्नल आया था, कैल्शियम आयंस रिलीज हो गए थे, कैल्शियम आयन टीपीसी से बाइंड कर गए थे, एक्टिन की एक्टिव साइट एक्सपोज हो गई थी। अभी तक तो हमने यही पढ़ा है। अब मैं क्या बोल रही हूं बेटा, एटीपी आपके मायोसिन के हेड से बाउंड है, लेकिन मायोसिन और एक्टिन आपस में नहीं जुड़े हैं। मैं पहले तो यहां पे पॉइंट लिखवा देती हूं, फिर मैं आपको उसे एक्सप्लेन करूंगी अभी धीरे धीरे। तो पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, एटीपी binds to the myosin's head, ATP binds to the myosin's head। आपको क्या इन दोनों के बीच में कोई भी बाउंडिंग अभी दिख रही है, बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं दिख रही है बाइंडिंग। अगले स्टेप में क्या होगा मैम, देखो मायोसिन के हेड के ऊपर सिर्फ एटीपी के बाइंडिंग साइट थोड़ी थी, उसके ऊपर एक्टिन की भी बाइंडिंग साइट्स थी, और एक्टिन के ऊपर मैम मायोसिन की भी बाइंडिंग साइट थी। बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल करेक्ट बोला आप लोगों ने। आप लोगों ने क्या बोला बेटा, ये तो मैंने बोला, आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो, है ना। अब यहां पे बेटा क्या होगा, ये देखो डायग्राम को कंटिन्यू करते हैं, फिर से बनाना पड़ेगा, ये तो हमें बनाने ही नहीं पड़ेंगे बेटा गोले। एक्टिन थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा, ये मायोसिन फिलामेंट, मैं आपको बता दूं ये सेकेंड डायग्राम में भी मैंने इसे जोड़ा नहीं है, अभी मैंने सेकेंड डायग्राम में भी बेटा इसे जोड़ा नहीं है, लेकिन अभी मैं हो क्या रहा है ये आप समझना, एडीपी, ठीक है ना, मायोसिन हेड hydrolyzes ATP and break it into ADP and PI. Now bound it.
हेड के पास एटीपीएज एक्टिविटी थी। जो मायोसिन का हेड है वो ना ही केवल एटीपी से बाइंड कर सकता है बेटा, बल्कि वो एटीपी को तोड़ भी सकता है, तो तोड़ के वो एडीपी में कन्वर्ट कर सकता है, बिकॉज इट हैज एटीपीएज एक्टिविटी। जैसे ही मायोसिन क्या करता है बेटा, एटीपी से बाइंड करता है, अगले स्टेप में वो एटीपी को तोड़ देता है, क्योंकि अब उसे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, अरे लैग, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओ माय गॉड, मैं कितनी जल्दी वहां से यहां आ गई। वापस से रिपीट करूं, लैग हो रहा था, अभी ठीक हो गया। हाँ, मैं वापस से बताती हूँ। तुम्हें भी वैसा ही दिखा क्या जैसे मेरे को दिखा? मैं एकदम से वहां लिखते लिखते झटाक से यहां आ गई। सोन परी आई, देखो आई 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 सोना सोन परी आई, सोन परी सोन परी सोन परी तो बिकतू जिम पतूता। चलो, तो हुआ क्या बेटा, मैंने ये बोला कि मायोसिन के हेड के पास सिर्फ एटीपी की बाइंडिंग साइट्स ही नहीं होती, बल्कि वो एटीपी को तोड़ भी सकता है, और वो एटीपी को जब तोड़ता है तो बनता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है। राइट बच्चों? यस, मतलब कि फॉस्फेट बॉन्ड टूटा मतलब एनर्जी मिली, कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी मिली। यस एवरीबॉडी, समझ रहे हो? कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी मिल गई। लेकिन क्या मैंने इस स्टेप में मायोसिन और एक्टिन को जोड़ा हुआ है? क्या मैंने इनको अभी भी कंबाइन किया है? नहीं, मैंने इसे अभी भी कंबाइन नहीं किया है बेटा। मैंने अभी सिर्फ एटीपी को तोड़ा है, और जब एटीपी टूट जाती है एडीपी में कन्वर्ट हो गई, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका अलग हुआ, यानी कि हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड टूटा। अब आपको मायोसिन के हेड के ऊपर एटीपी नहीं दिख रही बेटा, एडीपी दिख रहा है। लेकिन क्या अभी भी ये दोनों के बीच में बॉन्ड बना? नहीं। क्या अभी भी इनके बीच में बॉन्ड बना? नहीं, अभी बॉन्ड नहीं बना बेटा, अभी बॉन्ड बनेगा, अभी बॉन्ड बनेगा जब एनर्जी मिल जाएगी ना बेटा। जैसे एनर्जी मिल जाती है तो एनर्जी मिलने के बाद अब बॉन्ड बनता है। एनर्जी मिलने के बाद अब बॉन्ड बनता है मेरे प्यारे सपोलो। समझे? पीआई इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी में 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं ना, तो एक फॉस्फेट को मैंने अलग कर दिया ना। एडीपी क्या होती है? साइडल बैग क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? गोल्गी बॉडी क्या होता है मैम? एसईआर क्या होता है? आरईआर क्या होता है? फिर बोलना बायोलॉजी क्या होता है? काहे पढ़ रहे हैं बेटा? हाँ, पीआई इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अरे भाई, एक तो बेटा ये बहुत लैग कर रहा है आज, बीच बीच में चेक कराते हैं बेटा, चेक कराते हैं। भाई बहुत लैग हो रहा है, अब उधर हो रहा है इधर हो रहा है, लेकिन इधर ना होए, ठीक है? वैसे ही बच्चे आधे लैग में पड़े रहते हैं, आधे लोग, तुम लोग का तो ऑलरेडी लैग होता है बेटा, तुम तो कब से लैग लेके बैठे हुए हो। बैक लैग होना चाहिए ना, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, बैक लैग है तुम्हारा। फिर से लैग, अब कहां लैग है? अब कोई लैग नहीं है, ठीक है ना? अभी सुनो क्या होता है भाई, एकदम टाइम पे बेटा तुम्हारा ये ऐसा हो रहा है, बताओ। चलो, जूलॉजी में तो तुम्हारा बैकलैग होना भी नहीं चाहिए ना बेटा। देख लो, जूलॉजी तुम पढ़ भी तो किससे रहे हो, ये भी तो बताओ। हाँ, थोड़ा तो मेरे ऊपर, पता चला तुम सबका बैकलॉग हो, फिर मैं पूछू भाई किससे पढ़ रहे हो, देख लो। हाँ, तो बैकलॉग तो होना ही था। चलो भाई, आई होप अब बेटा वो नहीं हो रही है। अब इस डायग्राम को कृपया करके ध्यान से बनाएं, कुछ ज्यादा ही बड़ा एक्टिन फिलामेंट बन गया है, बट कोई नहीं।
अरे भाई कुछ ज्यादा ऊपर बना दिया मैंने। अब ये समझना है ना, अब ये समझना मैंने यहां पे इसको जोड़ा हुआ है, एडीपी प्लस पीआई दिखा रही हूं मैं। ये जो दोनों के बीच में अब जुड़ाव हुआ ना बेटा, ये इस स्टेप में होता है। इस स्टेप को जरा ध्यान से लिखिएगा और समझिएगा। देखो सबसे पहले स्टेप में मैंने ये दिखाया, सबसे पहले स्टेप में बेटा मैंने क्या दिखाया, सबसे पहले स्टेप में मैंने दिखाया कि एक थिन फिलामेंट है और एक थिक फिलामेंट है, और मैंने आपको ये दिखाया कि भाई एक एटीपी थी, वो एटीपी आई और वो एटीपी आके कहां पे जुड़ गई बेटा, मायोसिन के हेड के ऊपर जाके जुड़ गई। लेकिन जब ये मायोसिन के हेड के ऊपर जाके बेटा एटीपी जुड़ती है तो इन दोनों के बीच में अभी कोई इंटरैक्शन नहीं हो रहा है बेटा, ठीक है, इन दोनों के बीच में अभी कोई इंटरैक्शन नहीं हो रहा। अभी सिर्फ और सिर्फ एटीपी आके मायोसिन के हेड के साथ जाके चिपक गई है। मैंने दूसरे स्टेप में क्या दिखाया, मैंने दूसरे स्टेप में दिखाया कि जैसे ही एटीपी मायोसिन से जुड़ती है ना बेटा, मायोसिन के हेड से जुड़ती है, तो मायोसिन के हेड के पास प्रॉपर्टी होती है एटीपीएज एक्टिविटी। तो वो क्या करती है बेटा, एटीपी को झट से तोड़ देती है। एटीपी टूट जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इनटू एडीपी और पीआई, उसमें टूट जाती है। अब आपको मायोसिन के हेड के ऊपर एडीपी पीआई दिख रहा है, लेकिन क्या अभी क्रॉस ब्रिज बना, क्रॉस ब्रिज मतलब क्या इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड बना, नहीं। ये स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे ही आपके मायोसिन के हेड के ऊपर एडीपी और पीआई आपको दिख रहे हैं, मायोसिन के पास आ चुकी है भरपूर एनर्जी। जैसे ही बेटा आप अभी देखो क्लास के बाद जैसे ही चाय पियोगे, जैसे मैम चाय पियेंगी तो मैम की जितनी भी थकान थी वो तो दूर नहीं हो सकती बेटा, लेकिन मन की थकान बेटा जो है वो दूर हो सकती है। बॉडी की थकान तो भैया रेस्ट से ही होगी, लेकिन मन की थकान जो होती है वो एक चाय के कप से, तो मैम को फिर से एनर्जी आ जाएगी, है ना। तो जैसे मायोसिन के पास एडीपी आ जाता है ना बेटा, एडीपी और पीआई, यानी मायोसिन का हेड एनर्जाइज हो चुका है, फुल ऑफ एनर्जी। मायोसिन के पास फुल ऑफ एनर्जी आ चुकी है। अब इस एनर्जी के साथ में बेटा ये क्या कर सकता है, ये एक्टिन से जुड़ सकता है, और जब ये एक्टिन से जुड़ता है ना बेटा, इसे बोला जाता है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या बोला जाता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। बेटा जी जितने भी नलायकों को जो बार बार बेटा उनके पेट में दर्द हो रहा है, लिखो ना, यहाँ 50 बार पता है, लिखो इसको यार। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं, रो रहे हैं यहाँ पे पीआई क्या होता है, पीआई क्या होता है। दिमाग एकदम कम है, लिखते ही नहीं है जब मैम बता देती हैं, समझे क्या, समझे कि भैया एनर्जी मिल चुकी थी। जैसे ही एनर्जी मिल चुकी है, अब बेटा क्या होगा, अब मायोसिन एक्टिन के साथ में जो ये जुड़ रहा है ना बेटा, इसको पता है क्या बोला जाता है, ये जो आपने इन दोनों को चिपका दिया ना, इसे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, इसे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। मैं यहां पे भी लिख रही हूं, नाउ दैट द मायोसिन हेड इज एनर्जाइज्ड, now that the myosin head is energized, it binds to actin। किससे बाइंड करता है, एक्टिन, and forms cross bridge, and forms cross bridge। अब होगा बेटा कमाल, अब होगा कमाल, क्योंकि अभी तो जितनी भी चीजें तुमने सार्कोमियर के बारे में पढ़ी थी ना, जेड लाइन, आई बैंड, ए बैंड, ये सारी चीजें अब तो तुम्हें समझ में आएगी। क्या हुआ मेरे प्यारे सपोलो, ये आपका थिक फिलामेंट था और ये आपकी थिन फिलामेंट थी। थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट ऐसे देख पा रहे हो, ऐसे देख पा रहे हो बेटा, ये थिक फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट। क्या ये थिक फिलामेंट कहीं पे भी स्लाइड करता है, बिल्कुल भी नहीं। कौन स्लाइड करता है बेटा, ये थिन फिलामेंट स्लाइड करती है। हमेशा थिन फिलामेंट स्लाइड करती है अंदर की तरफ, हमेशा थिन फिलामेंट स्लाइड करती है अंदर की तरफ,
हमेशा यहाँ वाली थिन फिलामेंट ऐसे, यहाँ वाली थिन फिलामेंट ऐसे। अब बेटा समझना मेरी बात, हमेशा थिन फिलामेंट स्लाइड करती है अंदर की तरफ। अब मैं इस तरफ की थिन फिलामेंट की बात बता रही हूं आपको। फॉर एग्जांपल ऐसे थिन फिलामेंट्स है और सेंटर पे थिक फिलामेंट है। मायोसिन के हेड के पास बेटा एटीपी बाइंड करा था, एनर्जी मिल चुकी थी, एडीपी और पीआई में एटीपी को आप कन्वर्ट कर चुके थे, मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ चुका था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं, पावर स्ट्रोक बोलते हैं, जिसमें मायोसिन के हेड में रोटेशन होती है। जरा देखो, ये मायोसिन का हेड है, मेरे हाथ की ये बेटा जो ये है ना फिस्ट है, इसको समझना कि ये मायोसिन का हेड है जो ऐसे उचक के निकला हुआ होता है ना, ये दिस फिस्ट इज द मायोसिन हेड। ये मायोसिन का हेड अभी ऐसे जुड़ा हुआ है एक्टिन से, ऐसे समझना। और मैं कह रही हूं ये एक्टिन अंदर स्लाइड कर रहा है। ये मायोसिन का पूरा फिलामेंट तो कहीं मूव नहीं करता, बट क्योंकि ये मायोसिन का हेड जो होता है बेटा ये एक्टिन से जुड़ा हुआ होता है, जैसे ये थिन फिलामेंट स्लाइड करती है अंदर की तरफ, क्या तुम्हें मायोसिन के हेड में भी रोटेशन दिख रहा है? ऐसा लग रहा है इसकी चोटी पकड़ के किसी ने खींच दिया हो। हाँ, अगर तुम्हारी यहाँ चोटी बनी होती और चोटी को पकड़ के कोई खींच देता तो तुम्हारी गर्दन मुड़ती, ऐसे गर्दन मुड़ती ना बेटा। तो वैसे ही तुम्हारे मायोसिन की चोटी है मान लो, और ये मायोसिन किससे जुड़ा हुआ है? एक्टिन से। तो जब ये अंदर की तरफ स्लाइड करता है ना बेटा ऐसे, जब भी ये मायोसिन अंदर की तरफ स्लाइड करेगा तो क्या होगा बेटा? मायोसिन के हेड में स्लाइट रोटेशन होगी। यहां वाला मायोसिन होता तो कैसे होता? ये फिलामेंट है, तो बेटा ये खिंच रहा है तो ये ऐसे स्लाइड करती। समझ रहे हो? यस और नो? समझ रहे हो? यस और नो? तो जब ये मायोसिन ये आपकी थिन फिलामेंट अंदर की तरफ स्लाइड करती है तो मायोसिन के हेड में भी स्लाइट रोटेशन होगी। मायोसिन के हेड में भी अगर ये बेटा ऐसे करके स्लाइड कर रही है, अगर थिन फिलामेंट स्लाइड कर रही है तो आपको मायोसिन के हेड में भी तो रोटेशन दिखेगी ना बेटा। तो मैं ऐसे डॉट दिखा रही हूं ऐसे कि मायोसिन का सर जो है वो रोटेट कर गया। जब ये खींचेगा तो ये भी तो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा ना। क्या सबको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या ओवरऑल मायोसिन की पोजीशन चेंज हुई? नहीं, लेकिन क्योंकि बेटा ये हेड जुड़ा हुआ था तो इसकी हेड में थोड़ी सी मूवमेंट हो सकती है, इसकी हेड में थोड़ी सी मूवमेंट हो सकती है अगर ये अंदर की तरफ फिलामेंट स्लाइड करेगा। हेड में रोटेशन होती है, इसे पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। हेड में रोटेशन होती है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख रही हूं, इस जगह पे लिख रही हूं ऐसे, एज द थिन फिलामेंट स्लाइड्स over thick filament slight rotation in myosin's head, slight rotation in myosin head, इसे पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। मायोसिन के हेड पर स्लाइट रोटेशन हो रही है बेटा, स्लाइट रोटेशन हो रही है मायोसिन के हेड पर। समझ आया? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं बट आप समझ जाओगे। ये मायोसिन के हेड पर रोटेशन हुई, हेड रोटेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा? क्या आप मुझे बता सकते हो इससे क्या क्या बदलाव आ रहा है? क्या आप मुझे बता सकते हो क्या यही वो स्टेप है बेटा जिस स्टेप के बाद, क्योंकि अब तो स्लाइडिंग हो चुकी है, अब तो मसल्स बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, आपकी थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर चुकी है, तो बेटा क्या यही वो स्टेप है जिसके बाद जेड लाइन पास आ जाती है, आई बैंड छोटी हो जाती है, ए बैंड रिमेन सेम, एच जोन डिसअपियर? क्या यही वो स्टेज है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सार्कोमियर छोटा हो गया? क्या यही वो स्टेप है? और एग्जैक्टली एनसीईआरटी में यहीं पे दिया हुआ है दैट इस स्टेप के होने के बाद आपका क्या हो गया? मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया, सार्कोमियर शॉर्टन्स, आई बैंड शॉर्टन्स, ए बैंड रिमेन सेम, जितना भी फलाना ढिमकाना पढ़ा था तुम लोगों ने, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन की कहानी हो चुकी। लेकिन अब आएगा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब तुम्हें एटीपी, एडीपी और पीआई का काम तो हो चुका है ना बेटा, मसल तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, तुमने इस एनर्जी को तो यूटिलाइज कर दिया। अब ये बेटा इसके हेड में नहीं चिपके रहेंगे। अभी देखो,
अब आ रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, जिसको आप इग्नोर कर देते हो, लेकिन एक्चुअल में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद द मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसको इग्नोर नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मसल तो कॉन्ट्रैक्ट कर गई है मैम, क्योंकि स्लाइडिंग हो चुकी है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। कई सारे बच्चों को लगता है अब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गई है तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था तो टूट जाना चाहिए मैम, बट आप एनसीईआरटी में भी देखोगे और यहाँ पे भी डायग्राम में आप देख पा रहे हो, इनकी बॉन्डिंग अभी नहीं टूटी है। देखो, क्या क्रॉस ब्रिज टूटा? नहीं। क्या मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए? यस, मसल तो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। इसका मतलब ही हुआ कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ही हुआ कि मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट कर गई। यस, बट क्या अभी भी क्रॉस ब्रिज बना हुआ है? यस। देखो इस स्टेप में एडीपी प्लस पीआई रिमूव्ड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, रिमूव्ड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये तो रिमूव कर गए, बट अगर यहां देखोगे क्रॉस ब्रिज स्टिल प्रेजेंट, क्रॉस ब्रिज स्टिल प्रेजेंट। क्रॉस ब्रिज नहीं टूटा बेटा, इन दोनों के बीच का जो इंटरैक्शन था ये नहीं टूटा, ये अभी भी बना हुआ है। एक्चुअल में क्रॉस ब्रिज तब टूटता है जब न्यू एटीपी बाइंड करता है। इसका मतलब है न्यू एटीपी ब्रेक्स द क्रॉस ब्रिज। देखो क्या कहानी है बेटा, लोगों को क्या बेटा, जिसने नहीं पढ़ा है उनको ये लगता है कि एटीपी जब अवेलेबल होगा तो एक्चुअल में एक्टिन और मायोसिन आपस में इंटरैक्ट करेगी, आपस में वो बॉन्ड बनाएगी, लेकिन असलियत तो ये है कि ये दोनों के बीच का क्रॉस ब्रिज टूटता है। इन दोनों के बीच का क्रॉस ब्रिज एक्चुअल में टूटता है जब एटीपी बाइंड करती है मायोसिन के हेड से, और ये मायोसिन के हेड से जब जुड़ी रहती है ना बेटा, तो ये दोनों आपस में इंटरैक्ट नहीं करते। एटीपी ब्रेक द क्रॉस ब्रिज, इट नेवर फॉर्म्स द क्रॉस ब्रिज। एटीपी कभी भी क्रॉस ब्रिज बनाती नहीं है, एटीपी क्रॉस ब्रिज को तोड़ती है। सो व्हेनेवर देयर इज अ न्यू एटीपी अवेलेबल, इट बाइंड्स टू द मायोसिन हेड एंड इट ब्रेक्स द क्रॉस ब्रिज। ये क्रॉस ब्रिज को तोड़ेगी। मैं पूरे कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज करा रही हूं, फिर मैं एक एनिमेशन दिखा रही हूं, ठीक है ना। अभी मसल रिलैक्सेशन वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा है और रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। आधे घंटे का टॉपिक बचा हुआ है तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। पहले मैं एनिमेशन दिखाऊंगी आपको, ठीक है ना। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का, मसल रिलैक्सेशन का ज्यादा दिया नहीं हुआ है, बहुत छोटी छोटी सी बातें, और रेड मसल फाइबर व्हाइट मसल फाइबर के डिफरेंसेस देखने, वो हम अगली क्लास में कर लेंगे, लोड नहीं लेना, ठीक है। वापस से बता रही हूं, आपके पास एक एक्टिन फिलामेंट था, एक मायोसिन फिलामेंट था, आपके मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आई बेटा। अब कितनी बार रिपीट हो रहा है ये सोच के देखो, है ना, तो ध्यान से सुनना। मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आई बेटा, मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आई तो आपके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कैल्शियम के चैनल्स थे, कैल्शियम की एंट्री हो गई, कैल्शियम से आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज कर गए, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज कर गए तो एसिटाइल कोलिन आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गया। एसिटाइल कोलिन जैसे रिलीज हुआ बेटा, एसिटाइल कोलिन जाके बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से, जो कि होता है सार्कोलेमा यानी मसल फाइबर के ऊपर। मसल फाइबर एक्साइटेड हो गई, मसल फाइबर में डीपोलराइजेशन हो गई, और वो एक्साइटेशन थ्रू आउट द मसल फाइबर फैल गई विद द हेल्प ऑफ टी ट्यूब्यूल्स। आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल मिला, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम आयन को रिलीज किया, कैल्शियम आयन जाके टीपीसी से बाइंड की, पूरा ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन एक्टिन की एक्टिव साइट से हट गया, और फिर बेटा ये वाला स्टेप स्टार्ट हुआ। यहां पे मैंने दिखाया पहले स्टेप में कि इन दोनों के बीच में आपस में अभी कोई क्रॉस ब्रिज नहीं है। अब सबसे पहले एटीपी आके मायोसिन के हेड से बाइंड करता है, ये वो स्टेप है, अभी दोनों के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं हो रही। एटीपी जैसे इससे बाइंड करता है तो मायोसिन का हेड एटीपी को तोड़ देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और अब बेटा जैसे ही एटीपी टूट जाती है तो मायोसिन का हेड हो जाता है एनर्जाइज, बिल्कुल एनर्जी से भर जाता है मायोसिन का हेड, क्योंकि अब इसने एटीपी को तोड़ दिया है। तो अगले स्टेप में इसी एनर्जी को यूज करके ना बेटा, एक्चुअल में हेड इज एनर्जाइज्ड,
हेड इज एनर्जाइज, नाउ इट बाइंड्स, इस स्टेप में अभी ये बाइंड करता है, इस एनर्जी को यूज करके ये क्रॉस ब्रिज बनाता है। ये क्रॉस ब्रिज तो बना ही लेता है और फिर बेटा मायोसिन जो एक्टिन है वो अंदर की तरफ स्लाइड करेगी और इस एक्टिन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है बेटा, मायोसिन का हेड। तो जब ये एक्टिन स्लाइड करती है तो मायोसिन के हेड में भी रोटेशन होती है, क्योंकि वो हेड जो है वो एक्टिन के साथ में क्रॉस ब्रिज बनाया हुआ है, हेड में रोटेशन होती है। बट मायोसिन का फिलामेंट मूव नहीं करता बेटा, मायोसिन का फिलामेंट मूव नहीं करता, इसे पावर स्ट्रोक कहते हैं। इसी से मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सार्कोमियर छोटा हो गया, आई बैंड छोटा हो गया, ए बैंड रिमेन सेम। और फिर बेटा एडीपी और पीआई तो अलग हो जाते हैं, मायोसिन के हेड से रिमूव हो जाते हैं, बट ये क्रॉस ब्रिज अभी भी बना रहता है। ये क्रॉस ब्रिज तभी टूटता है जब न्यू एटीपी इज अवेलेबल, फिर ये नया एटीपी जाके बेटा बाइंड करता है तो क्रॉस ब्रिज अलग हो जाते हैं। लेकिन अब इनके बीच में इंटरैक्शन तो तभी होगी ना बेटा, इनके बीच में इंटरैक्शन तो तभी होगी जब फिर से एक नया सिग्नल आएगा, तो वो मैं पढ़ाऊंगी आपको मसल रिलैक्सेशन के कॉन्सेप्ट में। आगे की ये वाली कहानी तो तभी होगी ना बेटा जब एक्टिन की एक्टिव साइट एक्सपोज्ड है। तो इससे रिलेटेड 2-4 छोटी बातें बेटा हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप तुम्हें ये मजेदार तगड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, पर इससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें हैं अभी बची हुई, हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। ये भी कवर करेंगे और फिर बोन्स वाला टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है जी, चलिए देखते हैं, एक बारी लाइट ऑफ करते हैं, क्या यही वाला स्लाइड है। ये मसल फाइबर दिखाया है, मैं पॉज करती हूं। ये मसल फाइबर दिखाया है और मसल फाइबर के साथ में ये एक न्यूरॉन का जंक्शन दिखाया हुआ है बेटा, ये न्यूरॉन का जंक्शन दिखाया हुआ है मसल फाइबर के साथ में, इसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस न्यूरॉन की मदद से सिग्नल्स आएंगे और फिर इस मसल फाइबर में एक्साइटेशन होगी, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दिखाया हुआ है, ये जो करंट जैसा दिखा रहे हैं ये एक मोटर न्यूरॉन, ये साइनेप्टिक बल्ब को दिखाया हुआ है, ठीक है ना। यस, अब एक मसल फाइबर में आपको दिखा रहे हैं कि मसल फाइबर के अंदर सिग्नल्स जाएंगे। ये मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है जो सार्कोमियर को बना रहे हैं, जो सार्कोमियर को बना रहे हैं, है ना। पैरेलली अरेंज थिन मायोफिलामेंट, थिक मायोफिलामेंट, जिसका स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं ऑलरेडी, हमें थिक और थिन को तो देखना नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट तो हम कर चुके थे, अब हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन समझना है। ये रहा मसल कॉन्ट्रैक्शन, देखना बेटा, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं थिन फिलामेंट स्लाइड कर रही है, ये मायोसिन का हेड है। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, है ना। सबसे पहली बात तो ये मायोसिन का जो हेड दिखाया था बेटा यहाँ, एक बार इसको देखो। अरे भाई, पहले तो मायोसिन का हेड जुड़ा नहीं है ना बेटा, पहले मायोसिन का हेड जुड़ा नहीं होता, पहले मायोसिन का हेड अलग है और ये एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन की ये येलो वाली एक्टिव साइट्स है, जब वो बेटा सिग्नल आता है तो वो सिग्नल से ट्रोपोनिन, ये ना एक्चुअल में मेरे को पहले मैंने एक एनिमेशन दिखाई थी जिसमें वो वाली चीज भी मेंशन थी, वो यहाँ पे है नहीं, बट कोई नहीं। वो जैसे कि टीपीसी से बाइंड करता है तो पूरा टीपीसी ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन एक्टिन की एक्टिव साइट से हट जाते हैं, वो वाला भी पार्ट दिखाया हुआ था, बट वो वाला पार्ट इसमें है नहीं। बट फिर एक्टिव साइट से एक्सपोज हो जाता है और बेटा इसकी एक्टिव साइट एक्सपोज दिख रही है जब ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन हट जाते हैं। अब ये मायोसिन का हेड देखो इससे जुड़ा, अब ये एक्टिन अंदर की तरफ स्लाइड करेगा तो ये मायोसिन के हेड पे रोटेशन दिखी तुम्हें, देखो फिर से ये जुड़ा और ये देखो क्रॉस ब्रिज बना, फिर ये बेटा देखो स्लाइड होगा। एक्टिन हमेशा स्लाइड करती है, थिन फिलामेंट हमेशा स्लाइड करती है, थिक फिलामेंट स्लाइड नहीं करते। थिन फिलामेंट कभी भी थिक फिलामेंट कभी भी स्लाइड नहीं करते, ये हमेशा एक्टिन फिलामेंट स्लाइड कर रही है और इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रिज बन रहा है। और ये दिखा रहे हैं अब क्रॉस ब्रिज कैसे बनता है। एटीपी आके बाइंड किया, जब एटीपी बाइंड किया तो देखो दोनों जुड़े नहीं है, एटीपी बाइंड किया तो एटीपी बाइंड करने के बाद पहले एडीपी और पीआई में ये टूटे, एनर्जी मिली, जैसी एनर्जी मिलेगी तब जाके बेटा ये क्या करेंगे, क्रॉस ब्रिज बनाएंगे। अब दिखा रहे हैं देखो, अब क्रॉस ब्रिज बनता है, अब वो बाइंडिंग साइट्स को भी दिखाया हुआ है, अब क्रॉस ब्रिज बना, कॉन्ट्रैक्शन हो गया
जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है एडीपी और पीआई अलग हो जाते हैं, ये भी दिखाएंगे, आई होप दिखाएंगे, है ना। बस देखो, लेकिन ये क्रॉस ब्रिज नहीं टूटा, ये क्रॉस ब्रिज नहीं टूटा, क्या मजेदार, देखो वाओ वाओ, देखो कितना अच्छा दिखाया बेटा, सच अ ब्यूटीफुल एनिमेशन। एडीपी और पीआई तो अलग हो जाएंगे पर ये क्रॉस ब्रिज नहीं टूटा है। ये क्रॉस ब्रिज तो बेटा तभी टूटेगा जब नया एटीपी अवेलेबल होगा। देखो न्यू एटीपी बाउंड टू दिस बेटा, बस क्रॉस, फिर से वो साइकिल रिपीट होगी, फिर एटीपी इसमें टूट रहा है, फिर बेटा समझ रहे हो, दिस साइकिल रिपीट्स। बट ये साइकिल तभी रिपीट हो सकती है सिर्फ एटीपी की प्रेजेंस से नहीं बेटा, ये साइकिल तभी रिपीट हो सकती है जब आपके पास सिग्नल आ रहा हो। यहाँ पे दिखाया हुआ है वैसे कैल्शियम आयन वाला, देखो ये देखो कैल्शियम आयन वाला दिखाया हुआ है, कैल्शियम आयंस वाला दिखाया हुआ है, एकदम लास्ट में दिखाया है। ये कैल्शियम आयंस आएंगे टीपीसी से बाइंड करेंगे तो पूरा ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन एक्टिन की एक्टिव साइट से हट जाएगा, है ना। देखो यस, देखो यस, देखो कैसे शिफ्ट हो गया ना, कितना मस्त दिखाया, कितना प्यारा दिखाया है। बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हुई, वाओ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, वही वाली है पर ये पीछे दिखाया हुआ है। बस सेम थिंग अगेन रिपीटेड, न्यूरॉन से सिग्नल आया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बेटा कैल्शियम रिलीज हुए, वही कैल्शियम जाके उससे बाइंड करता है। देखो सिग्नल आया, ये फ्यूज हुए, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से बाइंड किए, इस मसल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल मिला, टी ट्यूब्यूल्स की मदद से कैल्शियम आयन रिलीज हुए, जाके कैल्शियम आयन बाइंड हुए, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन शिफ्ट हुआ, एक्टिन मायोसिन का इंटरैक्शन हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ। चलो अब जल्दी जल्दी थैंक यू बोलो, बोलो भाई थैंक यू बोलो। हाँ बहुत अच्छा एनिमेशन था, लेकिन देखो एनिमेशन का फायदा तो तभी है जब तुमने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है, जब तुमने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है तब तुम्हें ये एनिमेशन इजी लगेगी। जस्ट वाओ। अब ये देखो, ये वही वाला डायग्राम है, इसको भी एक बार देख लो बेटा कंटिन्यूएशन में, ताकि हम अगली क्लास में फ्रेश टॉपिक से शुरू करें, है ना। इस डायग्राम को भी देख लो, अब तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, अब तुम्हें बहुत आसानी से समझ में भी आ गया होगा, है ना। देखो यहां पे यहां से शुरू किया, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, एटीपी बाइंड कर रहा है तो क्रॉस ब्रिज टूटा, फिर क्रॉस ब्रिज टूटा, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस हुई एडीपी और पीआई में, जैसे ही एटीपी टूटा हेड में एनर्जी आ गई, इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन हुआ, क्रॉस ब्रिज बन गया, क्रॉस ब्रिज बन गया, एक्टिन फिलामेंट अंदर की तरफ स्लाइड करेगा, तो जब ये स्लाइड करेगा बेटा तो हेड में रोटेशन दिखाया हुआ है, स्लाइडिंग और रोटेशन, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एडीपी और पीआई हट जाते हैं, लेकिन क्रॉस ब्रिज अभी भी बना हुआ है। ये क्रॉस ब्रिज तभी टूटता है जब न्यू एटीपी अवेलेबल होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा एनसीईआरटी की रीडिंग होमवर्क देके जा रही हूं क्योंकि ये वही चीज है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहां से लेके यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग आप होमवर्क में करिएगा, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, ये होमवर्क में है। मैं आपको बेटा मसल रिलैक्सेशन अगले दिन पढ़ाऊंगी, ठीक है, ये सेम है, डू दिस इन होमवर्क बेटा, एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना, द प्रोसेस कंटिन्यूज। मैं आपको बताती हूँ मैं अगले क्लास में कहां से पढ़ाऊंगी, मैं आपको मसल रिलैक्सेशन से पढ़ाऊंगी, यहां से मैं आपको यहां से पढ़ाऊंगी यहां तक, ये मैं आपको क्लास में रीड कराऊंगी, बाकी जितना भी दिया हुआ है बेटा वो आप होमवर्क में रीड करके आइएगा, ठीक है। मैं मसल रिलैक्सेशन और कंसेप्चुअल चीजें तो मेजरली हम पढ़ चुके हैं, अब हमें सिर्फ बेटा रेड मसल फाइबर वाइट, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, किसमें मायोग्लोबिन ज्यादा, किसमें फलाना ज्यादा, बहुत इजी चीजें बची है, और फिर बेटा हमें बोन्स वाला टॉपिक स्टार्ट करना है। तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बेटा मैंने पढ़ाया इसलिए समझ में आया होगा, ठीक है ना, इसीलिए आया होगा, और साथ में हमने एक बहुत अच्छी एनिमेशन देखी, और हाँ थोड़ा बहुत तुमने भी फोकस करके सुना है तो तुम्हारा भी रोल है। टीचर्स डे की विशेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो भी मैंने आप लोगों को बेटा ब्लेसिंग्स दी वही ब्लेसिंग्स मेरी वापस से है कॉपी पेस्ट, ठीक है। भगवान करे आप लोग बहुत सारी मेहनत करें, बहुत सारी मेहनत कर पाए, उस मेहनत के लिए ईश्वर आप लोगों को शक्ति दे, बुद्धि दे, ठीक है। यस तेरे को बताती हूँ, तू आ मेरे से मिल, जितने भी बच्चे भोजपुरी लिखते हैं ना तुम आओ, तुमसे मिला गवाती हूँ मैं भोजपुरी गाना। हाँ चलिए
गाना कौन सा सुना है? टीचर्स डे स्पेशल तो कोई गाना ही नहीं है ना बेटा। टीचर्स डे स्पेशल कोई गाना है? तो मैं एक गाना सुना देती हूँ आप लोगों को। टीचर्स डे स्पेशल तो मुझे नहीं मिल रहा है, पर ऐसे ही सुना देती हूँ। टीचर्स डे स्पेशल गाना आप सजेस्ट करो। कोई नहीं है बेटा मेरे पास, तो अभी मुझे तो याद नहीं आ रहा है, बट मुलाकातें अधूरी रही, मुकम्मल करूंगी ये वादा रहा। तन्हाइयों से भी मैं तेरी बातें करूंगी ये वादा रहा। तेरा जिक्र जिसमें हुआ न हो, मेरे पास ऐसा लम्हा न हो। मैंने जिसमें तुझको मांगा नहीं, मेरे पास ऐसे बाखुदा। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे। तो तुझ में रब दिखता है ये गा सकते थे, बट बेटा नहीं, ठीक है। भगवान तो भगवान होते हैं, हम तो बस टीचर्स हैं, है ना। कोई देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल, बट क्योंकि आप कह रहे हो तो मैं 2 लाइन आपको सुना देती हूँ, है ना। ना कुछ मांगा, कहां से शुरू होता है? गलत गा रही हूं मैं। ना कुछ पूछा, ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ तोला, ना कुछ बोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप, तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। लल पढ़ाई करते रहो बेटा और कुछ मत करो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। अगले हफ्ते मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।